बात जब मित्रों से फ्रेंड्स पर आ जाए तो समझिए कि मामला सीरियस है। इंस्टाग्राम ये देश का मुझे लगता है पहला आंदोलन है ऑन इंस्टाग्राम, फॉर इंस्टाग्राम, बाय इंस्टाग्राम, जो अब जमीन पर आ गया है। सरकार के लिए ये रेड लाइन क्यों है हिमांशु जी की धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हम करना चाहते? तो सरकार एक एक करके कदम उठा रही है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाना चाहती है सरकार कि वो किसी के दबाव में है। कल कहेंगे अमित शाह जी का इस्तीफा दो, क्योंकि पुलिस तो अमित शाह जी के अंडर आती है। कल अमित शाह पर नहीं रोकेंगे, प्रधानमंत्री पर पूछेंगे। इस आंदोलन को जो असली ईंधन मिला वो किसी राजनीतिक दल से नहीं मिला, दिल्ली पुलिस की लाठियों से मिला। उनको 3 पैलेट लगे थे जो फैटल थे। एक यहाँ पे जुगुलर वेन के पास एक पैलेट लॉज थी उनको, एक यहाँ आई मसल के पास एक पैलेट लॉज थी उनको, और एक गाल के पास एक पैलेट लॉज थी उनको। विपक्षी पार्टियों को लगा चलो इसके साथ जुड़कर हम सरकार को घेर सकते हैं और एक पॉपुलर मूवमेंट के साथ जुड़कर हमारी भी जो लेजिटिमेसी है, जो खोई हुई साख है, उसको भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं अब राहुल गांधी, नए नहीं है। बैप्टिज्म अभी क्यों लगा आपको कि अब हुआ है? उनको जो होता है ना, हाँ। वो राजनीतिक जीवन में होना चाहिए किसी नेता के पास, उससे क्रेड मिलता है, जो राहुल गांधी के पास इस तरह की तस्वीर नहीं। चारों जो हाथ दो पैर दो हाथ पकड़ के उठाने वाला जो होता है ना, झूला झुलाने वाला, वो पहली बार राहुल गांधी के साथ हुआ। जब उनको उठाया गया और बस से भरा गया राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी का फोन बम हो गया। अब ये पूरा आंदोलन सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक और सीजेपी के अम्ब्रेला, सीजेपी की लीडरशिप जो थी सब इस प्रोटेस्ट को लेकर, उससे बाहर चला गया है। राम जन्मभूमि मूवमेंट जो था, वो जब मूवमेंट अंत पे पहुंचा और बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने से पहले जब कारसेवक जो है वो मस्जिद पे चढ़ गए, तो लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, ये तमाम लोग अपील कर रहे थे कि आप नीचे आ जाइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। किसी ने नहीं सुनी। हिमांशु मेरे भाई, आप आज सीजेपी को राम जन्मभूमि एजिटेशन से कंपेयर कर रहे हैं? किस दुनिया में आप रह रहे हैं? ये बहुत डेंजरस बात आप कह रहे हैं। ये ऐसे क्या कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैंने आपसे ये कहा कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जो लोग आंदोलन बुलाते हैं, आंदोलन के अंदर प्रतिनिधित्व करते हैं, आंदोलनकारी उनकी बात को भी नहीं सुनते। इमीडिएटली उस समय दिमाग में क्या था जब डिटेन कर लिया गया, उस वैन में लोगों को बैठा लिया गया? इमीडिएटली मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही था कि मुझे इन्हें जाने नहीं देना है। जेनजी के जरिए हम इस मूवमेंट को समझ रहे हैं, बट इस मूवमेंट के जरिए जेनजीज को भी समझ रहे हैं। ऐसा ही होता है हमारी कंट्री में, कुछ चेंज नहीं हो सकता है, चलता है, इतने टाइम से चलते ही आ रहा है। ये जनरेशन उसको क्वेश्चन करना चाहती है और उसको वो फेड अप हो चुकी है उससे। कल मैं मंत्री बन जाऊं एजुकेशन का, और अगर बच्चे रास्ते पर आए कहे राजदीप जी को हटाइए, ये इनकी वजह से नीट पेपर लीक, जब वो थे नीट पेपर लीक, मोदी जी कहेंगे नहीं मैं राजदीप जी के साथ हूं, वो मेरे मंत्री हैं। कैमरा पर देखा गया कि मैं पैसे ले रहा हूं और फिर मैं पकड़ा गया, तो बात अलग है। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं, कहिए तो मैं एक रैली भी कर दूं, ये कहते हुए कि राजदीप जी को मंत्री नहीं बनाना है, कभी भी नहीं। अरे यार, बात जब मित्रों से फ्रेंड्स पर आ जाए तो समझिए कि मामला सीरियस है। इंटरनेट की कोख से जो कॉकरोच आंदोलन शुरू हुआ था वो अब अपने दूसरे चरण में पहुंच गया है। सरकार का स्वर बदलने लगा है। जहां पहले कठोरता थी वहां अब बातचीत है, जहां अनदेखी थी वहां आश्वासन है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह बातचीत करते दिखाई दिए, लेकिन क्या कुछ फोन ऐसे भी थे जिनकी घंटी कैमरे के बाहर बज रही थी? और इन सब के बीच एक नाम सरकार के लिए इतना बेशकीमती, इतना बहुमूल्य क्यों बन गया है? धर्मेंद्र प्रधान। क्यों एक मंत्री का इस्तीफा सरकार की नाक का सवाल बन गया है? या डर है कि आज एक मंत्री गया तो कल हर नाकामी का हिसाब होगा? क्योंकि जवाबदेही एक बांध की तरह होती है और उसमें पहली दरार सबसे कठिन होती है। एक बार पानी निकलने लगे तो सवाल केवल शिक्षा मंत्रालय तक नहीं रुकते। नरेंद्र मोदी सरकार जितनी बैकफुट पर अभी है, क्या कभी 12 साल में थी या नहीं? क्या ये मोदी सरकार के सामने अब तक का सबसे बड़ा युवा विरोध है, या फिर वही पुरानी रणनीति है आंदोलनों से निपटने की? पहले आंदोलन को थकाओ, फिर बात करो, कुछ मांगे मानो, कुछ चेहरे बदलो और सबसे जरूरी सवाल को किसी समिति के हवाले कर दो।
और इस पूरी बिसात पर बीजेपी के संकट मोचक अनुभवी हैं इस मामले में वो गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति क्या है। क्या सरकार सचमुच झुक रही है या केवल अपनी मुद्रा बदल रही है, करवट ले रही है। इस लड़ाई में ज्यादा भारी क्या पड़ेगा, दिल्ली की सत्ता की कुर्सी या एक छात्र के हाथ में कांपता हुआ मोबाइल कैमरा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप मिश्र और स्वागत है आपका नेता नगरी में। तो नीट के मुद्दे पर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है और सरकार में भीतर खाने उस पर जो मंथन चल रहा है, उस आंदोलन की तपिश को कम करने के लिए उस पर बातचीत करेंगे आज राजदीप सरदेसाई, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे टीवी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु मिश्रा, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप, वो भी साथ जुड़े हैं। कमलेश किशोर सिंह, तीन ताल के ताऊ, आप भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। और थोड़ी देर में मौसमी सिंह, पॉलिटिकल एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप, और सिद्धांत मोहन, ललन टॉप के रिपोर्टर, जो इस लगातार कवरेज कर रहे हैं इस मुद्दे पर, इसके राजनीतिक असर पर भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल संभवतः फरवरी में चुनाव होने हैं और बिहार में बांकीपुर में एक उपचुनाव है, तो उस पर बात करने के लिए कुछ नए मेहमान और भी जुड़ेंगे। राजदीप सर, आपसे शुरू करें। मैं भी हम लोग ये बातचीत शुक्रवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, गुरुवार को एक दिन पहले प्रोटेस्ट में होकर के आया, देख करके आया। आपकी नजरों से, आपने इतने प्रोटेस्ट देखे हैं देश में, इस प्रोटेस्ट में क्या यूनिक था या यूनिक है कि भारत सरकार को अब बातचीत के लिए आगे आना पड़ा, कुछ पहल करनी पड़ी? जब से ये घटना 20 तारीख का जो मार्च हुआ है, संसद मार्च, उसके बाद से 5-6 चीजें हो गई हैं। मैं वो सिर्फ एक संदर्भ के लिए याद में रहे, इसके लिए दर्शकों के लिए रख देता हूं। एक, नड्डा जी और जितेंद्र सिंह, इनको जिम्मेदारी दी गई कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से बातचीत करने की। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ट्वीट करके। शिक्षा सचिव बदले गए, कई सचिव बदले गए, पर उसमें शिक्षा सचिव का बदलना सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया। प्रधानमंत्री का देर रात एक सेल्फी वीडियो आया जिसमें वो मित्रों के संबोधन के बजाय फ्रेंड्स कह करके संबोधित कर रहे थे, यानी ये क्लियर था कि वो जेनजी फ्रेंड्स को संबोधित हो रहे हैं। और सेल्फी में संभवतः उनका एक पहला वीडियो जो उनके ही हैंडल से पोस्ट किया गया वो हुआ। उसके बाद सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया गया, उनको आश्वासन दे करके। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वहां मौजूद थे। वांगचुक आश्वासन चाहते थे कि बच्चों पर कार्रवाई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई ना हो और मुआवजा दिया जाए। सरकार ने कहा कि हम दोनों चीजों पर कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिवली कंसीडर कर रहे हैं, और लिख करके दिया। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपने अनशन तोड़ दिया। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एक न्यूट्रल वेन्यू पर बात करने की मांग भी सरकार ने स्वीकार कर ली है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तय किया गया है। ये 5-6 चीजें हुई हैं इस बीच अचानक 20 तारीख वाले मार्च के बाद। इसके पहले ऐसा लग रहा था कि सरकार एंगेज नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है। ऐसा क्या है इस आंदोलन में जो कुछ डिफरेंट है या यूनिक है? ये तो क्लियर है कि ये देश का संभवतः पहला जेनजी आंदोलन है, पर यूनिक क्या आपको लगा राजदीप सर? कुलदीप जी, पहली बात तो मैं कहूंगा जो मुझे यूनिक लगा, इंस्टाग्राम। ये देश का मुझे लगता है पहला आंदोलन है ऑन इंस्टाग्राम, फॉर इंस्टाग्राम, बाय इंस्टाग्राम, जो अब जमीन पर आ गया है। अब तक हमने जो आंदोलन देखे थे, देखिए अन्ना आंदोलन जो था वो टीवी का आंदोलन था। मैं उस समय भी पत्रकारिता कर रहा था जब मंडल का आंदोलन हुआ था 1990 में, तब वो ज्यादा अखबार का जमाना था। तब राजीव गोस्वामी की सेल्फ एमुलेशन जो हुई थी, उसके बाद वो कोई टीवी का जमाना भी नहीं था, लेकिन लोगों तक वो बात अखबारों के द्वारा पहुंच गई और पूरे देश में, खास करके उत्तर भारत में मंडल की चर्चा हुई। आपको याद होगा निर्भया आंदोलन और उसके पहले जो अन्ना का आंदोलन हुआ था, वो 24 आवर टीवी पर लगातार दिखाते लोग वहां धीरे धीरे आने लगे। रामलीला मैदान हो, इंडिया गेट हो, इट वॉज एन आंदोलन इन द एज ऑफ 24/7 टीवी। आज जो बच्चे वहां आए हैं वो ज्यादातर ना टीवी देखते हैं ना अखबार देखते हैं, कुछ हद तक यूट्यूब देखते होंगे वो भी, लेकिन छोटे यूट्यूब वीडियो देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम इंस्टा रील्स देख रहे हैं। मैंने कई लोगों से पूछा आप यहाँ कहाँ क्यों आए, तो उन्होंने अलग अलग चीजें बताई, लेकिन सबसे बताया कि हमने ये इंस्टा पर सुना, इंस्टा पर देखा, ये हुआ वो हुआ। तो ये एक बड़ी खासियत है। नंबर 2, आप देखिए जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनके कोई ऐसे चेहरे नहीं थे जिससे लोग आइडेंटिफाई करते थे। हाँ, सोनम वांगचुक
1 महीने पहले आ गए, इनके साथ जुड़े थे। लेकिन सोनम वांगचुक कोई बड़े नेशनल फिगर नहीं थे, कोई उत्तर भारत के नेता नहीं थे। जब अन्ना आंदोलन हुआ, लोग कम से कम महाराष्ट्र से अन्ना हजारे को जानते थे। अरविंद केजरीवाल वॉज अ मैग्सेसे अवार्ड विनर, किरण बेदी मैग्सेसे अवार्ड विनर, योगेंद्र यादव लगातार टीवी पर आते थे। इस आंदोलन में जब कॉकरोच जनता पार्टी का नाम भी लिया गया, लोग हंसते थे, कौन है ये डिपके, इंक्लूडिंग टीवी चैनल्स। 1 हफ्ते पहले कई टीवी चैनल नाम कॉकरोच जनता पार्टी लेने से कतराते थे। डिपके को छोड़िए, हंसते थे। मुझे एक नेता मिला था एक पार्लियामेंट के कुछ दिन पहले, तो मैंने कहा ये आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे। वो हंसने लगे, राजदीप आर यू सीरियस, कुछ सीरियस बात करो। तो कहीं ना कहीं इस तरह का आंदोलन, जिसके बिल्कुल मैं लीडरलेस नहीं कहना चाहता, लेकिन जिसका कोई चेहरा नहीं था कई हफ्तों के लिए, एक ऐसा आंदोलन जो शुरुआत इंस्टाग्राम जरिए इतना प्रभाव करता है कि नेता को वहां आना पड़ता है, हर दल के नेताओं को वहां आना पड़ता है। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर दल के नेता वहां पहुंच रहे हैं। ये मुझे लगता है इस आंदोलन की एक तरह से खासियत हो गई। एक आंदोलन जो किसी ना व्यक्ति से जुड़ा हुआ था, ना किसी संगठन से जुड़ा हुआ था, ऐसा है, एसएफआई है, सब वहां समर्थक चंद्रशेखर आजाद के युवा हैं, वो सब वहां पहुंचे हैं। लेकिन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का इतना प्रभाव नहीं था कि आप कह सकते थे दिस इज बीइंग ड्रिवन बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये मुझे लगता है इसकी खासियत थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि सरकार भी इससे चौंक गई कि कहां इतने लोग पहुंच गए। जो मुझे जानकारी है, जब संसद चलो का जो ऐलान दिया गया, पुलिस का कहना था, इंटेलिजेंस सोर्सेस का, कि 10,000 12,000 लोग आएंगे। उसके जब दुगने तिगने आने लगे तब वो सरकार को पता ही नहीं चला कहां से आए। सो ये शुरुआत में कम से कम आप कह सकते हैं, और इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम मूवमेंट और मैं इसे केवल जेनजी से नहीं जुड़ूंगा, क्योंकि अगर आप गए थे वहां तो मुझे केवल जेनजी नहीं मिले, कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने 3-4 बार यूपीएससी एग्जाम दी थी लेकिन उन सिस्टम से नाखुश थे। कई ऐसे लोग मिले जो इंजीनियरिंग की डिग्री करते थे लेकिन उनको लगा अब हमें कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। कई ऐसे बेरोजगार मिले जिनको लगता है कि सिस्टम में हमारे लिए कोई जगह नहीं। और हमें कई ऐसे लोग मिले, माता पिता यंग लोगों के, जो वहां आए थे क्योंकि उनको लगा कि हम भी ये जो प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन है उसके खिलाफ है। और मुझे 2-3 लोग तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो अब वापस देश में आए हैं, लेकिन उनको भी लगता है वी नीड टू हैव सम चेंज इन आवर ब्रोकर, हमारी एजुकेशन सिस्टम ब्रेक हुई है। तो ये एक बड़ा अजब आंदोलन है, वेयर देयर इज नो वन सिंगल कंट्रोल पॉइंट। और आज भी आप देखेंगे कोई एक सिंगल कंट्रोल पॉइंट नहीं है। दिस हैज गॉन वेल बियॉन्ड इवन कॉकरोच जनता पार्टी एंड सोनम वांगचुक। उन्होंने अनशन भले ही तोड़ा हो, लेकिन दिस मूवमेंट हैज मूव्ड बियॉन्ड हिम। ताऊ विकास पाठक हैं इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने लिखा कि ये एक इस तरह का आंदोलन है, मतलब उनकी दलील ये है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ये उनके लिए एक सबसे बड़ा संकट खड़ा करने वाला संभवतः आंदोलन है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप का आंदोलन नहीं है। ये किसान एक खास मांग को लेकर के धरने पर बैठे, SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके विरोध में एक प्रदर्शन हुआ। तो स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप्स के आंदोलन होते रहे हैं इसके पहले मौजूदा सरकार के खिलाफ, पर ये एक ज्यादा वेरीड लोगों के लिए रिलेटेबल आंदोलन है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्योंकि एक आप अगर इंस्टाग्राम पे देखें तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जिसमें जनरेशनल डिवाइड भी दिख रहा है। हिमांशु जी यहाँ मौजूद हैं, वो जानते होंगे इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की बेटी इस प्रोटेस्ट में चली गई और उन्होंने स्टोरी डाल दी, तो वो बाद में स्टोरी डिलीट करवाई गई होगी, मतलब फोन किया होगा उनके पिताजी ने, पर ये बात चर्चा का विषय बनी। तो क्या ये जनरेशनल डिवाइड है इसमें क्लियरली कि साहब जेनजी तो इसके पक्ष में है, भले ही उनके पिताजी किसी को भी वोट करते हों, और ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट का नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी, उनके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि ये बात तो ठीक है, ऐसा क्या नाक का सवाल बना लिया कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकते। देखो,
जेनजी इस जनरेशन का नाम है जो अभी युवा है। उसके पहले भी जनरेशन्स थे, उसमें इस जो उम्र का जो ब्रैकेट है इसके लोग थे, और उसके पहले भी थे। और वो जो वर्ग है वह रेबेलियस होता ही है। हर जनरेशन में उस वर्ग के, उस उम्र के लोगों ने ऐसे आंदोलन किए हैं। जैसा राजदीप सर ने कहा कि पहले ऑब्वियसली सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था, तो वह सोशल मीडिया से ड्राइव नहीं होता था। उसको ड्राइव करने वाले जो लोग थे वो थी मीडिया, यानी टीवी के चैनल्स जिस समय था अन्ना के आंदोलन के टाइम में। पर मीडिया को लोग रन नहीं करते थे, इंस्टाग्राम को लोग रन करते हैं। और उसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी होने की जरूरत नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होने की जरूरत नहीं है, कोई मालिक होने की जरूरत नहीं है, कोई कर्मचारी होने की जरूरत नहीं है। तो पहली बार ये जो है वो जो इंफॉर्मेशन का पावर था वो लोगों के हाथ में था, खास करके जो जेनजी जो वर्ग कहलाता है उनके हाथ में। और सोनम वांगचुक के आने के बाद एक हुआ कि उसको एक फेस मिला, क्योंकि विश्वसनीय फेस नहीं था, किसी के एंटीसीडेंट्स पब्लिक को पता नहीं थे कि दीप्के कौन है, वो कहां से टपक गया बीच में। 15 दिन उसको जानते हुए हुआ, उसको कैसे, मतलब युवा तो फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, पर रियली फॉलो करना वो एक बड़ा डिसीजन होता है लोगों के लिए। उसमें सोनम वांगचुक, चूंकि उनके एंटीसीडेंट्स नोन है, हम जानते हैं कि वो एक एक्टिविस्ट हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सारा काम करते हैं, लड़ते हैं, अभी हाल में जेल गए थे, तो उससे एक लेजिटिमेसी मिली इस मूवमेंट को। उसके बाद लोग आने लगे, क्योंकि आमरण अनशन जो है वो एक बड़ी चीज होती है इनफैक्ट, कि भूखे रहना। उसके ठीक बाद फिर वो संसद में की तरफ मार्च होना, और उस दिन उतने लोगों का आना, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। अगर बच्चे होते तो शायद माहौल ऐसा नहीं होता, पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उनको आता था प्रोटेस्ट करना, उसको थोड़ा सा वेंडलिज्म भी आता था। लाठी चल गई, और उसके बाद चूंकि अपने देश के बच्चों पर अपने देश की पुलिस, हालांकि पुलिस हम रखते हैं इसलिए है कि वो हमें मार सके, पर बच्चों को उसमें इंक्लूड नहीं करते हम। वो दृश्य जो है उसने इस आंदोलन को अब गंभीरता दे दी है। और जो सरकार इसको हल्के में ले रही थी वो भी मिसकैलकुलेशन था, कि अगर आप जैसे जब हम बात कर रहे हैं उस समय जेपी नड्डा और लोग वो उनसे मिल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उनके डिमांड पर कि हम न्यूट्रल वेन्यू में करेंगे। पूरा भारत ही न्यूट्रल वेन्यू है ना, यूनाइटेड नेशंस तो जाना नहीं है, करेंगे तो यही लोग, लेकिन हम वहां करेंगे, हम वहां मिलेंगे आपसे, इस सब दबाव में अनइलेक्टेड मंच के द्वारा। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये कोई एमपी नहीं है, आपकी सरकार वहां जाकर बात कर रही है, तो आप झुक रहे हो, पर चरणों में झुक रहे हो, और वो नहीं दे रहे जो उनकी मांग है। नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर नहीं हटाते हैं, लोग कहते हैं नहीं हटाते ही नहीं है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने एक बार बोल दिया था कि इस्तीफा नहीं देते। ये सब कुछ करवाते हैं, पर ये इन्होंने ईगो पर ले लिया है, क्योंकि इनको अभी जो है झुकना अच्छा नहीं लग रहा। पर आई सस्पेक्ट कि अल्टीमेटली हो सकता है झुकना भी पड़े, और कॉस्टलियर होगा वो। आसानी से निकल सकते थे, लेकिन अब ज्यादा ह्यूमिलिएशन के बाद होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ह्यूमिलिएशन एक तरह से, जनता से मिलना कोई ह्यूमिलिएशन नहीं होता। आप स्टूडेंट से नहीं मिल रहे हो, आप स्टूडेंट्स के सेल्फ अपॉइंटेड लीडर से मिल रहे हो। या तो आप जंतर मंतर जाओ और एड्रेस करो उनको, थोड़ी गालियां मिलेंगी ना, खाओ, तो वो होगा कि मैं जनता के सामने आया हूं, जनता ने डिमांड की है तो मैं आया हूं और हम उनकी बात मान रहे हैं। आप तो एक जर्नलिस्ट है, उसमें एक आम आदमी पार्टी का वर्कर है, एक आम आदमी पार्टी का वर्कर था, एक उन्होंने अभी ऑलरेडी निकाल दिया है उसको, विजेता दहिया। तो आप उनसे मिल रहे हो, उनको किसी ने, वो सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो उनको लोग। कोई सीजेपी की मेंबरशिप ऐसी नहीं है फॉर्मल, जैसे किसी पार्टी की होती है, किसी इंटक की होती है, या किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की होती है, वैसा कुछ भी फॉर्मल नहीं है। रजिस्टर्ड संस्था है नहीं, उनका कोई स्ट्रक्चरल डिमांड भी नहीं है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पर आप जाकर मिल रहे हो क्योंकि अब आपको लग रहा है कि यार हमने गलती कर दी, हम इसको खींच रहे थे इतना। आपने उनको अनशन तोड़वा के फोटो खिंचवा के सोच रहे हो कि हमारी ये देखो ये विन हो गई, कोई विन नहीं है वो। आप डिग्रेड करते जा रहे हो अपने आप को भी और इस आंदोलन को भी, इस होप में कि इफ वी लेट देम बी फॉर लॉन्ग इनफ दे विल गेट टायर्ड। हिमांशु जी, क्या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक गुंजाइश है अभी भी, या वो सरकार ने एकदम लास्ट रिजॉर्ट के लिए रखा है, उसके पहले सब कुछ जो भी संभव हो सकेगा वो हम करेंगे, बट धर्मेंद्र प्रधान को जाने नहीं देंगे? या इतना क्या ये सवाल नाक का है, ईगो का है जो ताऊ जिक्र कर रहे थे, या फिर ये सवाल इस बात का है कि अगर हमने एक बार
जनता के इस प्रोटेस्ट के बाद कि एक मंत्री का इस्तीफा करा लिया तो आगे चलकर ये फ्लड गेट खोल देगा और फिर तो कोई भी एक प्रोटेस्ट की कोई भी एक खामी होती है सरकार के सिस्टम में, लोग प्रोटेस्ट करने आएंगे, इस मंत्री से भी इस्तीफा लीजिए, इस मंत्री से भी इस्तीफा ले लीजिए, ये कहाँ रुकेगा? सरकार के मन में क्या मंथन है इसको लेकर के? देखिए कुलदीप जी, दो चीजें हैं। सरकार के मंथन में इस चीज को लेकर बहुत क्लैरिटी है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो नहीं होगा। वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके का इस्तीफा हो। और अगर आप देखें जो बात अभी कमलेश जी ने कही या राजदीप जी ने कही है, मैं उस पर 2-3 चीजें ऐड कर देता हूं। जब पहले राउंड की मुलाकात हुई जेपी नड्डा के साथ, जिसमें दोनों प्रतिनिधि गए थे, संतोष भी और सौरभ दास भी, उनसे कहा गया कि आप लिखित मेमोरेंडम लेके आइए। तो लिखित में मेमोरेंडम नहीं था, फिर वो लिखित मेमोरेंडम लेके पहुंचते हैं। 3 मांगे होती हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की। दूसरी मांग होती है कि सोनम वांगचुक जो हैं, जिनको सफदरजंग हॉस्पिटल लेके जाया गया था, उनको रिलीज किया जाए। तीसरी मांग जो थी वह मांग थी जो 20 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है उनको जो है वो कंपनसेशन दिया जाए 1-1 करोड़ रुपया उनके परिवारों को। सरकार की तरफ से एश्योरेंस नहीं दी गई कि हम इन तीनों मांगों पर कोई विचार करेंगे। आप धर्मेंद्र प्रधान की मांग जो थी इस्तीफे की, उस पे कह सकते थे कि ठीक है हम ये नहीं करेंगे, लेकिन 2 मांगे एश्योरेंस नहीं दी गई। ये कहा गया जब आप लौटे तो आप ये अपील जरूर कीजिएगा कि आप शांति के साथ जो है वो प्रोटेस्ट करिए और प्रशासन का सहयोग करते रहिए और शांति को बनाए रखिए। तो एक तरीके से ये जरूर है कि सरकार नहीं चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उनका इस्तीफा हो। वो अपने स्टैंड पे बिल्कुल क्लियर है। हाँ, आपकी जो बाकी मांगे हैं वो सुनी जाए। उसमें आज जो भी बातचीत हुई है, अभी 1-1.25 घंटे की जो मुलाकात हुई है बीजेपी के प्रोटेस्टर्स के दोनों प्रतिनिधियों के साथ, वो भी है। और कल सोनम वांगचुक से जिस तरीके से मुलाकात हुई और 1 घंटे ये जब मुलाकात चली है, उस मुलाकात में उनके साथ, उनके परिवार के साथ बातचीत हुई। और कल दोपहर तक की स्थिति ये थी, देखिए, कि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो मुलाकात होगी वो जेपी नड्डा जो मंत्री हैं उनके घर पे या उनके दफ्तर में, कर्तव्य भवन में, बीच का रास्ता निकाला गया। सरकारी ही जगह है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, संसदों का क्लब है, वहां मुलाकात होती है। तो ये एक कम्युनिकेशन वे है। इसको किस तरीके से सरकार देख रही है? सरकार को लगता है कि बातचीत के जरिए जो है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको बनाया जा सकता है और ये कोशिश सरकार कर रही है। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमारे दरवाजे जो है वो 24 घंटे के लिए खुले हुए हैं बातचीत के लिए। मांग कितनी मांगनी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, ये सवाल है। अभी सरकार को ये लगता है कि हम इससे जो है वे आउट निकाल लेंगे। हम सोनम वांगचुक का अगर जो है 26 दिन में उसको ब्रेक करा सकते हैं, खत्म करा सकते हैं, तो हम जो है सीजेपी के जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जो उनके लीडर्स हैं, चाहे वो अभिजीत दिपके हों, सौरभ दास हो या आशुतोष हो, उनको लेकर जो है वो बातचीत करके रास्ता निकाल सकते हैं उनकी बिना मांगों को माने हुए। कितनी उनकी जो डिमांड है उनमें क्या नया ऐड होगा, क्योंकि कल एक नई डिमांड ऐड हो गई थी, वो ये थी कि जो प्रोटेस्ट जिन्होंने किया, जिन पर एफआईआर है, वो केस वापस हो। जी, पर सरकार के लिए ये रेड लाइन क्यों है हिमांशु जी की धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हम करना चाहते, बाकी बहुत सारे जो भी उपक्रम होगा वो हम करेंगे? क्या मतलब ये एक जो है नाक का प्रश्न है, या उनके लिए फ्लड गेट खुलने जैसा है कि भाई एक का इस्तीफा करा लेंगे तो फिर अन्य आगे भी ये इस तरह की संभावना रहेगी कि प्रोटेस्ट हो सकते हैं और बार बार इस्तीफा मांगा जाएगा, एक नई परंपरा जो शायद अप्रिय स्थिति होगी मौजूदा सरकार के लिए वो शुरू हो सकती है? या सरकार अधिक कमजोर दिखेगी, वो ऐसा दिखेगा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के आगे पूरी तरह घुटने टेक दिए? देखिए, ये जो सरकार है ना, वो किसी भी एंगल पे झुकती हुई नहीं दिखना चाहती है, किसी के दबाव में फैसले लेते हुए नहीं दिखना चाहती है। मुझे 12 साल में बताइए कितने आरोप लगे हैं कितने लोगों पर? किसी एक का इस्तीफा हुआ? किसी विपक्ष के मांग के बाद किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ क्या? नहीं हुआ। एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है एक 12 सालों में, जिनके इस्तीफे की मांग किसी ने नहीं की। एमजे अकबर मीटू केस में
सरकार को ये लगता है कि एक इस्तीफा होगा तो फिर लोग इस तरीके के प्रोटेस्ट यानी आंदोलन करेंगे और फिर आंदोलन करके अपनी बात को और मुखर रखेंगे, और ये आंदोलन है, फिर इससे बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। एक बार अगर ये शुरुआत हो गई तो फिर एक रास्ता खुल जाता है। राजदीप सर, ये धर्मेंद्र प्रधान इस सरकार के लिए इतने बेशकीमती क्यों हैं? इसी प्रोग्राम पे मुझे लगता है कुछ हफ्तों पहले कहा था, आप नरेंद्र मोदी जी का इतिहास लीजिए। 12 साल मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और अब 12 साल हो गए केंद्र में, यानी 24 साल, बहुत लंबा समय वो देश के मुख्यमंत्री और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। एमजे अकबर को छोड़ के किसी को सैक नहीं किया गया है, और वो भी मी टू पर। बाकियों को आपने कैबिनेट रीशफल में कोविड के बाद आपने हर्षवर्धन जी को हटाया, बीच में आपने प्रकाश जावड़ेकर को हटाया, रविशंकर जी को निकाला, राज्यवर्धन राठौड़ की को कैबिनेट रीशफल में उनका नाम नहीं आया, अनुराग ठाकुर इस बार जब नई सरकार बनी थी उनका नाम नहीं था, वो पिछली सरकार में थे। तो कैबिनेट रीशफल के जरिए उन्होंने लोगों को एक तरह से बाहर किया है, लेकिन सैक करना, खास करके दबाव में, मैं तो हंसकर कभी कहता हूं, अगर मोदी जी टीवी देख रहे हैं और कहते हैं राजदीप सरदेसाई टीवी पर कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, तो 100% नहीं देंगे। देखिए, मोदी जी दबाव की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। ये आप उनका ईगो कहिए, उनकी पॉलिटिकल प्लेबुक कहिए, जिस तरह के नेता है, मुझे एक भी अभी उदाहरण नहीं है। दूसरा कारण, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी माना जाता है अमित शाह जी के करीब है। आप देखिए ना, कितने चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान को एक तरह से मुख्य किरदार वो थे। बिहार में पिछले साल, उसके पहले हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान की एक शैली बन गई है, वो और भूपेंद्र यादव आर द टू। ये अमित शाह जी के एक तरह से दाएं और बाएं हाथ माने जाते हैं कि जब भी चुनाव होता है कि उनको वहां भेजा जाता है, और वो बड़ी चतुराई से चुनाव जीतना जानते हैं। वो आरएसएस के भी करीब माने जाते हैं। मैं ये इतना कह सकता हूं, जब ओडिशा में बीजेपी 2024 में जीती थी तो धर्मेंद्र प्रधान चाहते थे कि वो वहां जाकर मुख्यमंत्री बने। अमित शाह जी ने भी कोशिश की, उनके लिए बैक किया था, लेकिन इसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान नहीं बने, क्योंकि डिसीजन हुआ कि नहीं, वहां का एमएलए बनेगा धर्मेंद्र प्रधान जी, यहां केंद्र में रहेंगे। वो कोई उस तरह के मास लीडर नहीं है, लेकिन वो संगठन और आरएसएस से सालों से जुड़े हुए हैं, अमित शाह जी के करीबी हैं। उनको हटाना सवाल नहीं है, दबाव में आकर उनको हटाना ये मोदी जी नहीं मानेंगे। ये मुझे नहीं लगता वो इस बात पर मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि किसी के दबाव में। हाँ, अगर मोदी जी के मैंने किसी को यही सवाल एक तरह से पूछा था कि क्या है उनकी खासियत, तो उन्होंने कहा देखिए, आप हमें डायरेक्ट करप्शन प्रूव करें। अगर कल कोई डायरेक्ट करप्शन आ जाए इस पूरे मामले में, कि पेपर लीक का जो मामला था उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी के ऑफिस या कार्यालय को इतने पैसे किसी ने दिए या कोचिंग एकेडमी से मिले, या तो फिर बात अलग है। लेकिन केवल पेपर लीक पर आप उनका रेजिग्नेशन माइंड करेंगे। और उसी व्यक्ति ने कहा, आज आप लोग कह रहे हैं या ये युवा कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, कल कहेंगे अमित शाह जी का इस्तीफा दो, क्योंकि पुलिस तो अमित शाह जी के अंडर आती है। और अब जो बात है, हमने जो खबर ब्रेक की थी कल की, पेलेट गन्स यूज किए थे, तो फिर ये सवाल पूछेंगे अमित शाह पर, कल अमित शाह पर नहीं रोकेंगे, प्रधानमंत्री पर पूछेंगे। तो देखिए, ये बड़ा फर्क है। मनमोहन सिंह का क्या था, अब अश्विनी कुमार जब उन्होंने रेजिग्नेशन दी एज लॉ मिनिस्टर, उनके खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं था और उनको रेजिग्नेशन देनी पड़ी। पवन बंसल, उनके खिलाफ डायरेक्टली कोई एफआईआर नहीं था, रेलवे मंत्री थे, उनका नाम चल रहा था कि अश्विनी कुमार ने कुछ फाइल्स मंगाए थे कोल स्कैम के और या रिपोर्ट के। पवन बंसल के कोई नजदीकी पर आरोप था, उनको रेजिग्नेशन देनी पड़ी। पर वो सरकार एक तरह से उनकी वो कमजोरी नजर आई। इवन अशोक चव्हाण, जब उनको रेजिग्नेशन देनी पड़ी आदर्श घोटाले पर, उस समय उनका नाम डायरेक्टली नहीं आया था, वो थे उस मंत्रालय पे, बट एफआईआर डिड नॉट मेंशन हिम एट दैट स्टेज। एफआईआर भी नहीं हुआ था उस समय, पर रेजिग्नेशन देना क्योंकि पब्लिक परसेप्शन था। नरेंद्र मोदी पब्लिक परसेप्शन पर कुलदीप किसी का रेजिग्नेशन नहीं लेना चाहते हैं। यही तो इस बार मुसीबत होगी, क्योंकि ये पूरे इस आंदोलन में, जैसे कमलेश जी कह रहे थे, लोगों की अनेक पीड़ाएं हैं इस सिस्टम से।
जब आप जंतर मंतर जाते हो, ये सिस्टम ही बेकार है। लेकिन उस सिस्टम का एक तरह से प्रतीक बन गए धर्मेंद्र प्रधान, और उसी में वो फंस गए। और अब विपक्ष को भी मौका मिल गया। जो एक हफ्ते पहले विपक्ष पूरी तरह से बिखर गई थी और लगा तो अब तो डिलिमिटेशन होगा, सरकार जो चाहे इस पार्लियामेंट सेशन में कर सकती है, अब देखिए विपक्ष एकजुट हो गई। क्योंकि डीएमके के लिए नीट का मामला बहुत जरूरी है, वो तो पहले से नीट का मामला उठा रहे हैं। एक आप देखिए और कौन, सुप्रिया सुळे और महाराष्ट्र के नेता, जो कल तक कहा जा रहा था शायद एनडीए के साथ चले जाए, अब उनको भी पता चला है महाराष्ट्र में इस आंदोलन की काफी गूंज हो रही है, तो वो भी कहीं नहीं जा सकते। तो एक तरह से विपक्ष को भी एकजुट होना पड़ा है इस मामले को लेकर। और इस माहौल में डिलिमिटेशन कैसे लाएं? तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना मुझे लगता है मोदी जी की प्लेबुक है, पॉलिटिकल प्लेबुक है, कि जिस दिन आप किसी विरोधी या कोई विपक्ष के दबाव में आकर किसी मंत्री को अगर आप इस्तीफा मांगोगे तो वो मामला वहां नहीं रुकेगा, वो कल मेरा भी इस्तीफा मांग सकते हैं। एक यहाँ पे एक चीज जोड़ दूं। जी, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो जुड़ी हुई चीज है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान नीट के मंत्री नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। नीट उनके कामों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। बाकी जो काम है, जो कि इस गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट रहा है, उसको इम्प्लीमेंट होने में पूरी तरह से देरी हो रही थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान अच्छा काम कर रहे हैं। वो है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज इत्यादि पर जो एक तरह से कैप्चर था लेफ्ट और कांग्रेस का जो ग्रिप था, उसको कमजोर करना और इतिहास को फिक्स करना, जो इनके नेतृत्व में ही हो रहा है। तो एक तरह से वो की किताबों से चैप्टर गैप करना, हाँ, एक तरह से आरएसएस और बीजेपी का एक पेट प्रोजेक्ट है ये, कि भारत की करिकुलम में आमूलचूल बदलाव लाना है, उसको एक स्वरूप देना है जो उनकी आइडियोलॉजी कल्चरल नेशनलिज्म के साथ चलती हो, जिससे उसका अलाइनमेंट हो। वो काम जो मुझे बताया गया है कि वो वाले हिस्से से नरेंद्र मोदी भी और संघ भी, लार्जली संघ भी खुश है कि धर्मेंद्र प्रधान वो काम अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल धर्मेंद्र प्रधान वो काम कर सकते हैं कमलेश जी। ये कहना कि धर्मेंद्र प्रधान जी से, देखिए ये एजुकेशन मंत्रालय जो है काफी खतरनाक। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि वो खुश हैं, इनके काम से खुश हैं। नीट तो एक मसला हो गया है। सर काम से खुश है, इलेक्शन में जो उन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई है, हाँ, जैसा वो आपने बताया हैं, उससे भी खुश है। खुश होने ना खुश होने का नहीं है। इस वजह से मैं तो कहता हूं मोदी जी कई मंत्रियों से नाखुश भी हो, उनको तुरंत अगर विपक्ष कहे इनको हटाइए, मोदी जी मानने नहीं वाले हैं। मोदी जी का जो स्वभाव है, उनकी पॉलिटिक्स है, वो दबाव में आकर नहीं कर सकते, कोई भी हो। अच्छे से जानते हैं आप प्रधानमंत्री को। कल मैं मंत्री बन जाऊं एजुकेशन का, और अगर बच्चे रास्ते पर आए कहे राजदीप जी को हटाइए, ये इनकी वजह से नीट पेपर लीक, जब वो थे नीट पेपर लीक, मोदी जी कहेंगे नहीं मैं राजदीप जी के साथ हूं, वो मेरे मंत्री हैं। अब वो माने ना माने, ये सच्चाई है। हाँ, अगर कैमरा पर देखा गया कि मैं पैसे ले रहा हूं और फिर मैं पकड़ा गया तो बात अलग है। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं, कहिए तो मैं एक रैली भी कर दूं, ये कहते हुए कि राजदीप जी को मंत्री नहीं बनाना है, कभी भी नहीं। अरे यार, फिर देखते हैं, हो सकता है बना दें। लेकिन तब एक चीज क्विकली इस बताइएगा, मेरे सिद्धांत हमारे साथ जुड़े हैं ग्राउंड से, लगातार वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर थे शायद वो। इस आंदोलन का भविष्य अब क्या होगा? ये बड़ा, देखिए सरकार राजदीप सर कह रहे हैं सरकार मानेगी नहीं साहब इस्तीफे। हिमांशु जी भी लगभग यही बात कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी कंसिडर नहीं किया जा रहा है किसी भी सूरत में। जो सीजेपी के प्रतिनिधि हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि वो हमारी पहली शर्त है, उसके बाद सारी बातें होंगी। कल मैं वहां था, सिद्धांत भी उस समय वहीं थे, तो शाम 6:30 बजे के बाद पूरे कनॉट प्लेस में दुकानें बंद हो गई आरएएफ की, जो कि दूसरे प्रदेशों से मंगाई गई है। आरएएफ वायुसेना के विमानों से सीएपीएफ के जवान भी आए हैं, उनकी तैनाती भी हो गई। जाहिर है एक सिक्योरिटी बीफ्ड अप हुई है, क्योंकि वीकेंड आने वाला है और वीकेंड पे हो सकता है कि वहां भीड़ बढ़े। अब अगर बातचीत से हल नहीं निकलता है तो फिर रास्ता क्या है? ये क्या कुछ अधिक दिनों तक ये प्रोटेस्ट इसी तरह जारी रहेगा? क्योंकि अब ये ध्यान रखिए कि हंगर स्ट्राइक नहीं हो रही है, तो अगर आयोजक चाहें तो इसको और लंबा भी खींच सकते हैं। पर क्या क्रैकडाउन, अब कोई भी संभावना नहीं है। क्रैकडाउन, किसी भी तरह के लाठीचार्ज, बल प्रयोग का रिस्क
अब सरकार नहीं ले सकती है। कल अरविंद केजरीवाल ने वो आदेश पोस्ट करके लिखा कि सरकार क्या करने वाली है, क्या कुछ प्लान कर रही है, तो दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेक करते हुए रिप्लाई किया कि हमारा आज टुडे लिखा हुआ था उसमें, यानी कल के लिए, गुरुवार के लिए, टुडे हमारा कोई भी वहां पे क्रैकडाउन का कोई प्लान नहीं है, प्लीज मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। और होगी भी तो प्लान बताना नहीं चाहिए। पर आंदोलन यहां से कहां जाएगा इसकी भविष्यवाणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आंदोलन शुरू में कहां जाएगा इसकी भविष्यवाणी गलत हो गई। अरे वाह, है ना। तो यहां से कहां जाएगा ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पर किसी भी तरह के क्रैकडाउन के पहले बच्चों को वहां से एक्सट्रिकेट करना है। ये ध्यान रखिए कि वहां आधे लोग जो हैं वो जेन्युइनली स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नीट परीक्षार्थी हों या ना हो, और आधे अन्य तरह के स्टूडेंट, आधे कार्यकर्ता भी हैं और तरह तरह के पार्टियों के कार्यकर्ता आ रहे हैं। अभी तो जनरली लोग घूमने भी, फन करने भी चले गए हैं, कुछ लोग हिंसक तत्व भी हैं, थोड़े अनरूली और सामाजिक तत्व भी घुस गए हैं। तो किसी भी तरह का आंदोलन क्रैकडाउन करने के पहले बच्चों को एक्सट्रिकेट करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। तो बच्चों को वहां से जाने देने तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि ये जो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा है ना। ये बाय द वे ये आंदोलन 200, 250, 300 लोगों तक सिमटा था क्योंकि उसमें राजनीतिक दल जो भारत के हैं वो एक्टिव इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि क्यों एक किसी नए बच्चे को मौका देना, हमारे नेटवर्क का नहीं है वो। पार्टियों ने धीरे धीरे अपने प्रतिनिधि भेजना शुरू किए ताकि उनके कार्यकर्ता अब इस आंदोलन से अलाइनमेंट बनाना शुरू कर दें, उससे ये आंदोलन मजबूत हुआ। तो अब जो है ये आंदोलन वहां पे जमीन पे बैठ चुका है, उनको बैठने दिया गया है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकार ने पहले भी CAA वाले आंदोलन में, किसान वाले आंदोलन में किया है, ये लंबा खींचने देने से परहेज नहीं करते। क्योंकि 20 तारीख को जब वो संसद मार्च हुआ था उस दिन इनके तंबू उखड़ चुके थे और सरकार चाहती तो फिर वापस नहीं बनने देती, है ना। ये अब तो फिर से घुस गए हैं, फिर से बन गया है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती है कि ये कर लें, वेंट कर लें। जो अब हमने एक बार बात की थी कि प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व इसीलिए होता है कि बीच बीच में हवा निकलती रहे। तो दे आर थिंकिंग दैट चलो यूथ है, वेंट कर लें, क्योंकि इसी यूथ को, जिस यूथ को एक बाहर से बोस्टन से आके लड़का इस रास्ते पे ले जा सकता है, उसको हम कोई बड़ा मुद्दा दे देंगे तो उसको हम भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यूथ होते वैसे। सिद्धांत, 20 जुलाई को ग्राउंड पर वो कौन सा क्षण था जब दोनों पक्ष, पुलिस और प्रदर्शनकारी, आमने सामने हुए? वो आदेश किस स्तर पर आया, लाठीचार्ज किस तरह से शुरू हुआ? क्योंकि एकदम शुरू में हमें याद है कि दिल्ली पुलिस की ओर से ट्वीट करके कहा गया था कि हमने कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, बाद में स्वीकार किया कि माइल्ड फोर्स का इस्तेमाल किया है। मैं 20 जुलाई पे आऊं उसके पहले मैं राजदीप सर और कमलेश सर की बात पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। इस आंदोलन को लेकर सरकार दबाव में इस्तीफा न करवाए वो अलग कहानी है, लेकिन इस आंदोलन की वजह से सरकार दबाव में है, ये एक बड़ा सच है। अगर केंद्र सरकार को अपनी भाषा बदलनी पड़ रही है, अगर केंद्र सरकार को देर रात वीडियो जारी करने पड़ रहे हैं, सफदरजंग में मीटिंग तो नहीं हुई जब तक 2-3 दिन तक सोनम वांगचुक भर्ती थे, और मेदांता में फिर मीटिंग्स के बाद मीटिंग्स होती रही, तो सरकार कहीं ना कहीं प्रेशर में तो आ गई है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने आंदोलन की दिशा पूछी, तो उस पे मेरा कहना यही है कि प्रेशर में क्यों है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात क्यों बनी हुई है, क्योंकि अब इस्तीफे की मांग से पीछे न हटना एक मजबूरी है। अब इस्तीफा मांगना एक मजबूरी भी है, वो एक कोर डिमांड तो रही ही है कि इस्तीफा मांगना एक मजबूरी भी है, क्योंकि अब ये पूरा आंदोलन सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक और सीजेपी के अम्ब्रेला, सीजेपी की लीडरशिप जो थी सब इस को लेकर, उससे बाहर चला गया है सब कुछ। अब वहां पर सब कुछ महदूद नहीं है। अब देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली पॉलिटिकल वर्कर्स तो आ ही रहे हैं, कई सारे स्वयंसेवी ग्रुप भी आ रहे हैं। तो अब वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे अड़े हुए हैं, इसलिए सीजेपी अब उस बात से पीछे नहीं हट सकती कि साहब हमें इस्तीफा की बात नहीं है। अब सोनम वांगचुक की तरह वो पीछे नहीं हटेंगे कि ठीक है संसद में बात कर लो, हम रेडी हो जाएंगे। सोनम वांगचुक, अगर आप प्रोटेस्ट साइड पे हैं तो आप देखेंगे कि लोग सोनम वांगचुक को पसंद करते हैं, सोनम वांगचुक के बारे में बात कर रहे हैं, सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ दिया उन्होंने, इससे खुश भी हैं। लेकिन सोनम वांगचुक अब उनकी चिंताओं में कम है बनिस्बत जो 20 जुलाई तक थे।
आपको ये डिफरेंस देखने को प्रोटेस्ट साइड पे मिलता है। 20 जुलाई की बात करते हैं। 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया कि हमने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। दिल्ली पुलिस ने साफ झूठ कहा था। दिल्ली पुलिस ने जब ट्वीट करने के पहले ही फोर्स का इस्तेमाल किया था। जब हम जंतर मंतर पे थे और आपको जंतर मंतर पे जब इनका प्रोटेस्ट मार्च, संसद चलो मार्च जब शुरू हुआ था, संसद चलो मार्च शुरू होने के पहले ही हमें अलग अलग हिस्सों से जो टीयर गैस से जब दागी जाती हैं RAF की रॉयड कंट्रोल व्हीकल के ऊपर से, जो उस पर कैनन लगी होती है, तो जब वो दागी जाती हैं और जब वो फटती हैं तो एक बूम का साउंड आता है। तो लगातार ये बूम का साउंड हमें सुनाई दे रहा था। जंतर मंतर वाले केरला हाउस वाली रोड पे लाठी चार्ज होने के पहले से ही हमें बूम का साउंड सुनाई दे रहा था। लोग लड़के बता रहे थे, अंदर घूम घूम के आ रहे थे मंच के पास, CJP के मंच के पास, कि साहब बाहर वहां पे हो चुका है, मार दिया गया है, लाठी चला रहे हैं, टीयर गैस चला रहे हैं, ये लोग मार रहे हैं बहुत ज्यादा। ये सब शुरू हो चुका था। दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में गलत कहा और उन्होंने एक्नॉलेज करने में देर की, ये बात भी साफ है। और 20 जुलाई के दिन स्थितियां क्यों खराब हुई, ये भी बात आपको सबको समझ लेनी चाहिए। प्लान सिर्फ एक था, आप CJP के मंच से उठेंगे, आप मूव करना शुरू करेंगे और संसद की तरफ चले जाएंगे। वो रास्ता जो है केरला हाउस वाला रास्ता लेके वो पूरा मार्च निकलने वाला था। लेकिन 20 जुलाई को दिल्ली में दिल्ली पुलिस ही क्या, CJP के भी एंटीसिपेशन से ज्यादा भीड़ चली आई थी। वो भीड़ इतनी थी कि उस भीड़ ने स्वतःस्फूर्त तरीके से मूव करना शुरू किया। वो CJP के कॉल में शामिल ही नहीं, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया और तब दिल्ली पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा था। ये भी सच है। और जब वो CJP का मार्च जब केरला हाउस की तरफ से निकला संसद चलो की ओर, जिसमें अभिजीत दीप्ति, प्रकाश राज, गीतांजलि, ये सब लोग थे, तो वहां पे केवल उस जगह पे टीयर गैस का इस्तेमाल नहीं हुआ, बाकी तो पूरी दिल्ली में किया ही गया अलग अलग इलाकों में। तो केवल उस जगह पे टीयर गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन लाठी चार्ज वहां भी हुआ है, कोट अनकोट पुलिस ब्रुटैलिटी वहां पर भी हुई है, ये बात भी साफ है। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेके आपने एक स्टोरी इरशाद से बात भी की, जो अस्पताल में एडमिट हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनको पैलेट गन से चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। दिल्ली पुलिस ने औपचारिक आधिकारिक तौर पर यही कहा है कि हमने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। इरशाद गुड़गांव की कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर हैं, वो जबलपुर के रहने वाले हैं। मेरी उनसे कल डिटेल में बात हुई, लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती हैं और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे थे। इरशाद को नो डाउट जो वुंड है वो पैलेट की वुंड है। उनको 3 पैलेट लगे थे जो फैटल थे। एक यहाँ पे जुगुलर वेन के पास एक पैलेट लॉज थी उनको, एक यहाँ आई मसल के पास एक पैलेट लॉज थी उनको, और एक गाल के पास एक पैलेट लॉज थी उनको। इन तीनों को हटाया गया, बाकी और सारे पैलेट्स रिमूव की गई हैं उनकी। और उनके जो सुपरफिशियल जो पैलेट स्किन के ऊपर ही दूसरी लेयर में ही है, उनको कुछ एक को छोड़ दिया गया है कि उनको कहा गया है कि वो खुद से ही हट जाएंगे, बॉडी उनको पुश कर देगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम। दिल्ली पुलिस के लिए नकारना पैलेट गन का इस्तेमाल करना बहुत आसान है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया ही नहीं। दिल्ली पुलिस इज नॉट इक्विप्ड विद द पैलेट गन्स। तो अगर मैं कहूं कि साहब, मैं कुलदीप भाई आपसे कहूं कि आप जाके लस्सी पी लीजिए, ठीक है, तो आप जाके लस्सी पी लेंगे। कोई मुझसे पूछे कि सिद्धांत आपने लस्सी पी, तो लेकिन नहीं, मैंने लस्सी नहीं पी, लेकिन मैंने लस्सी पीने के लिए कहा है किसी को। सवाल यहाँ पे ये बनता है, CRP से सवाल बनता है, RAF से सवाल बनता है कि क्या आपने पैलेट गन इस्तेमाल किया है। पैलेट गन जो RAF के जवान थे, मैंने उनको पैलेट गन लिए हुए देखा है। उनके बैरल के ऊपर स्प्लैश गार्ड लगे हुए थे। जो जंतर मंतर पे उस दिन कंटिजेंट तैनात था, मैं राइफल नंबर गिना सकता हूँ, राइफल नंबर 62, राइफल नंबर 63, राइफल नंबर 64, 65, 4 नंबर राइफल के जिनको भी डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे उस दिन जंतर मंतर पे, आप चाहे तो चेक करवा लें। कुछ राइफल्स पे स्प्लैश गार्ड लगा हुआ था कि अगर पैलेट आएंगे तो वो रिकोशे करके आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मियों को भी न लगे, शायद इसलिए लगाए गए होंगे। तो लोग गन्स के साथ तलाश, हालांकि ये भी ध्यान से रखिए कि उन्हीं गन से रबर बुलेट्स भी दागी जाती हैं। वो गन सिर्फ पैलेट गन के लिए इस्तेमाल नहीं होती हैं, पैलेट के कार्ट्रिजेस होते हैं, उन्हीं गन से रबर बुलेट्स भी दागी जाती हैं जो रॉयड कंट्रोल में काम आती हैं। तो इस्तेमाल तो हुई है पैलेट गन, और दिल्ली पुलिस ने नहीं किया, ये भी साफ है। इस्तेमाल किया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस ने, रैपिड एक्शन फोर्स ने,
आदेश किसने दिया है, ये बड़ा सवाल है। क्या दिल्ली पुलिस ने कहा था? क्योंकि दिल्ली पुलिस के आदेश पे ही तो वहां पे रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपी काम कर रही है। उनका तो खुद से एक्शन लेने के लिए इक्विप्ड नहीं है ना, वो तो ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। तो क्या दिल्ली पुलिस के किस एसीपी ने, किस डीसीपी ने वहां पे आदेश दिया था? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस से आप पूछेंगे कि भाई आपने पलट गए समय में, वो नहीं कहेंगे, और इस जवाब से आप कुछ नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन्होंने सच में नहीं किया है। लेकिन आदेश उन्होंने दिया है क्या? सीआरपी ने किया है क्या? सवाल यहाँ पे ये बनता है। मैंने सीआरपी के अधिकारियों से बात करने की लगातार कोशिश कर रहा हूं, अभी तक कोई कंक्रीट आंसर नहीं आ रहा है। खासकर उस नेम टैग वाले मामले के बाद से जो असिस्टेंट कमांडेंट का मैंने इंटरव्यू किया था। हालांकि इस पर उनको खुल के सामने आना चाहिए कि अगर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है तो किन परिस्थितियों में देखकर किया गया। क्योंकि इरशाद ने मुझसे एक बात कही थी, मैंने इरशाद से एक सवाल किया था कि जब आपकी तरफ अगर आपको गन पॉइंट की गई थी तो आप लोग क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि सर पहले तो उन्होंने लाठी मारा, पहले उन्होंने टीयर गैस मारा, उसके बाद हम लोग पीछे भागे, फिर हम आगे आए, हमने अपने हाथ उठाए, हमने कहा कि सर हम एंटी नेशनल नहीं है, हम टेररिस्ट नहीं है, हम बस प्रदर्शन करने आए हैं, और हम ऐसे हाथ उठा के आगे आ रहे थे। कुछ लोगों ने हाथ जोड़े भी हुए थे, और उसके बाद आरएएफ का एक जवान आया, उसने अपनी बैरल निकाली और उसने पोजीशन ली और फायर कर दिया। तो मैंने उससे 2 सवाल पूछे बस, जो इंटेंट को दिखाते हैं। पहला सवाल, अधिकारी आपसे कितनी दूर था या जवान कितनी दूर था जिसने फायर किया? उसने कहा सर मोटा माटी 50 मीटर की दूरी पे। मैंने बोला कि उसकी बैरल का मुंह किधर था? बैरल का मुंह क्या आप लोगों की तरफ था या बैरल का मुंह हवा में था? क्योंकि यूजुअली जब रबर बुलेट्स दागी जाती है, रबर बुलेट्स वगैरह आपको किसी को पॉइंट करके नहीं दागी जाती है। रबर बुलेट्स थोड़े एंगुलर मुंह पे दागी जाती है, कहीं गिरे कहीं चोट लगे। तो उसने कहा कि नहीं सर, वो बैरल का मुंह हम लोग की तरफ था और हम लोगों ने हम लोगों ने कहा कि ऐसा मत करिए। तो ये बात हुई जी। कुलदीप देखिए, मैं एक छोटी सी चीज जोड़ देता हूं। संडे के दिन सीजेपी के लोगों को डीसीपी के लगातार फोन आ रहे थे, वहां के डीसीपी के, आप हमसे मिलिए, ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं संसद चलो, हम चाहते हैं वो शांतिपूर्वक जाए, आपसे लगातार संपर्क हो जाएगा, ये करना है वो नहीं करना है, डूज एंड डोंट सब उनको व्हाट्सएप पर लगातार चर्चे होते हैं। ये पूरे संडे को, यानी 19 तारीख को पूरे दिन। अगले दिन 6:30 बजे सुबह उनको मैसेज आता है, देखिए ये जो हमने डूज और डोंट्स कहे, आप उससे आप प्लीज उसको पालन करिए। लेकिन उसके सीजेपी वालों ने कहा देखिए हम तो तैयार, लेकिन हमारे जो डिमांड्स हैं हम सरकार से बात करना चाहते हैं। डीसीपी ने कहा कि इस समय कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उसके 2-3 घंटे बाद जैसे ही संसद चलो आंदोलन हुआ, उनको मैसेज आता है कि 12 बजे आपको नड्डा जी मिलेंगे। अब आप सोचिए, सीजेपी वाले भी आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हो गया, कल तक तो हम केवल डीसीपी से बात कर रहे थे, अचानक क्या हो गया कि मंडे की सुबह हमको कहा जाता है कि 12 बजे पहुंच जाइए आशुतोष और सौरभ। जब वो वहां पहुंचे तो कोई नहीं है, 4 घंटे वहां बिठाया उनको और 4 बजे मिले उनसे। तो तब से एक तरह से देखिए, यही तो ये क्रोनोलॉजी अगर आप समझिए कि संडे रात तक या मंडे सुबह तक इसको सीरियसली भी नहीं लिया जा रहा था। इट वाज सीन कि ये कोई और एक प्रोटेस्ट है, 5-10 हजार लोग होके उनको कंट्रोल कर देगी। जैसे ही वो आउट ऑफ कंट्रोल गया तभी सरकार इसमें आई। तब तक कोई सरकार ये तो पहली बार नड्डा जी को मिल रहे हैं। सौरभ तो मुझे क्या, मैं तो चौंक गया कि क्या हो गया कि सडनली जेपी नड्डा जी आपको मिलेंगे, और नड्डा जी को सरकार ने चेहरा बनाया है जितेंद्र सिंह जी के साथ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे 2 घंटे में डीसीपी से लेकर डायरेक्टली आप जेपी नड्डा को मिलने जाते हैं। मौसमी सिंह जी जुड़ेंगे हमारे साथ, पॉलिटिकल एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप। मौसमी जी, हमने देखा दुपट्टे से आपको अपनी नाक और मुंह ढकते हुए प्रोटेस्ट के दौरान आंसू गैस से, कैसा रहा वो दिन, कैसा था अनुभव? कुलदीप देखिए, वो वक्त था जब 12:20 के बज रहे थे, मतलब सुबह के 12:20 हुए थे, और मैं एक लाइव करके विजय चौक से पार्लियामेंट आ रही थी। ऐसी खबरें आ रही थी, उस दिन मार्च का आह्वान था कि रायसेना मार्ग और जंतर मंतर पर काफी प्रदर्शनकारी इकट्ठा है। रास्ते में हम लोग आए तो काफी हमें पुलिस की टुकड़ियां नजर आई। मैं जल्दी आ गई इसी बाबत कि कहीं फंस ना जाओ ट्रैफिक में, क्योंकि जो भी बाद में आया 10 बजे या 11 बजे के बाद संसद की तरफ, वो बढ़ नहीं पाया। और एकदम से मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा शोर
बिल्कुल संसद परिसर का जो साउथ गेट है उसके पास से आ रहा है। नारों का शोर था और ये पहले मैंने इतने करीब इतनी नारेबाजी पहले नहीं सुनी है। तो हम लोग जब वहां पहुंचे, हम लोग मतलब मैं ही पहुंची वहां पे, क्योंकि हम लोग पूरी संसद जो है ना मोबाइल कैमरे से कवर करते हैं। कैमरे की अनुमति, बड़े कैमरे की अनुमति संसद परिसर के अंदर नहीं। तो संसद परिसर में मैं घुसने ही जा रही थी तो मैं अपने मोबाइल से शोर की ओर भागी और तब मैंने देखा कि बहुत ज्यादा रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस की फोर्स इस तरफ मौजूद है, फिर बैरिकेड है रेल भवन पर, और दूसरी तरफ सैकड़ों हजारों की तादाद में पूरा रेल भवन का गोल चक्कर को भरे हुए प्रदर्शनकारी थे। छात्र अधिकतर उसमें छात्र की आयु के लोग थे, जो कि मान लीजिए आप 15-16 साल से लेके 25 साल की उम्र के होंगे। रंग बिरंगे कपड़े पहने थे और पुलिस चौराहे पर इस तरफ धक्का दे रही थी, उनको पीछे खदेड़ रही थी प्रेस क्लब की तरफ और रायसेना मार्ग की तरफ, जहां अमूमन कोई भी प्रदर्शन खत्म होता है। कोई भी प्रदर्शन रेल भवन के गोल चक्कर के इस तरफ नहीं बढ़ता है, मतलब क्योंकि वो संसद का परिसर ही है। और लगभग प्रदर्शनकारियों ने 2-3 गेट जैम कर दिए थे, मतलब कि एक ट्रांसपोर्ट भवन वाला गेट, एक साउथ फैसिलिटी जो रेल भवन और संसद परिसर के बीच वाला मार्ग है वो बंद हो गया था। खुला था तो विजय चौक, लेकिन भीतर उसके बहुत सारे सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया था कि विजय चौक का जो मेन गेट है, एक तरफ आप देखते हैं साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है, लेफ्ट साइड विजय चौक है, वो जो मेन गेट है पार्लियामेंट का उसमें बहुत सारा सुरक्षा थी। तो अगर प्रदर्शनकारी और आगे बढ़ गए होते तो वो संसद के भीतर होते, और वहीं पे पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स अपने एक सफेद बक्से से कुछ निकालती है। तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जो भी देख रहे थे आपको देखिए रिकॉर्ड कर रहे थे। तो हमने पढ़ा कि उसमें टीयर गैस लिखा और फिर टीयर गैस शेलिंग होने लगी, और उसके बाद 12:20 से लेके मुझे लगता है 2:20 या 3 बजे तक पूरा कर्तव्य पथ से लेके एयरफोर्स भवन जैम था। प्रदर्शनकारी जो निर्भया में हमने प्रदर्शन देखा, उससे ज्यादा मुझे संख्या में स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स नजर आए। और वहीं पे टीयर गैस की जैसी शेलिंग शुरू हुई तो एक टीयर गैस वहीं पे मतलब धुआं फेंकते हुए गई, और क्योंकि रिपोर्टिंग आगे करनी थी इसलिए मैंने वो चेहरे पे अपने इसलिए लगाया, क्योंकि अगर टीयर गैस का धुआं आपके ऊपर आता है तो फिर आधे घंटे तक आपको कुछ बहुत चेहरे पर आपके ना, कई बारी जब मैंने राइट्स कवर किए हैं और प्रदर्शन कवर किए तो पूरा चेहरा आपका झन्ना जाता है, आप देख नहीं सकते, एक तरह से धुंधला नजर आता है और आप रोते रहते हैं। तो मुझे लगा आगे की रिपोर्टिंग पे असर होगा, इसलिए मैंने वो दुपट्टा लगाया। और उसके बाद कई देर तक टीयर गैस का इस्तेमाल होता रहा, बेटन चार्ज भी हुआ, और उसके बाद सर बाल पकड़ के प्रदर्शनकारियों का हाथ पैर पकड़ के उठा के उनको बसों में डाला गया। एक पत्रकार को भी, काफी महिला पत्रकार को ढकेल रहे थे, उनका फोन फेंक दिया था। तो एक वॉक थ्रू मैंने किया है जिसमें उनका फोन कर्तव्य पथ के बीचों बीच फेंक दिया गया था। मैंने देखा कि दूर से पहचान में आ रही है, तब रियलाइज हुआ कि ये तो जर्नलिस्ट को भी खदेड़ रहे हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू ले रही थी। तब फिर हम भाग के उनका फोन पकड़े, उनको पकड़ाए, पुलिस को बोले कि ये पत्रकार है, इनको मत मारिए या इनको मत खदेड़िए। तो ये सीन मैंने देखा कि पूरे कर्तव्य पथ की जो लॉन्स है कुलदीप, उसमें सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे, और रैपिड एक्शन फोर्स अपने डंडे बरसा रही थी। वो मानिए कि उनको मंजूर नहीं था कि वहां पे वो लोग, उनके लिए, पुलिस के लिए बहुत ज्यादा उनके पसीने छूट गए। पार्लियामेंट सिक्योरिटी वाले भी पूरा 40 चक्कर मार रहे थे पूरे संसद परिसर के बाहर कि कब जाएंगे, एमपीज अंदर बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक गेट और बंद हो जाता तो सारे सांसद अंदर के अंदर रह जाते। ताऊ, एक चीज और कि इस प्रदर्शन में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई, लेकिन वो इस प्रदर्शन में नहीं आए, इस कॉज के साथ आए, बट उन्होंने एक डिफरेंट वेन्यू चुना। और मौसमी सिंह जी ने वो बताया, एक स्टोरी भी की उन्होंने कि उसका कैसे प्लान किया गया ताकि उसकी भनक ज्यादा लोगों को ना मिले। प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर के उनकी अगुवाई में, फिर बाद में समाजवादी पार्टी और विपक्ष के दूसरे सांसद भी वहां पहुंचे।
उस प्रदर्शन में जब उनको डिटेन किया गया उसके बाद, तो उनकी वो तस्वीरें आई जिसमें मामूली खरोंच, एक फिर उन्होंने हिरासत से वीडियो जारी किया जिसमें एक पाँव में जूता नहीं है, उनको पुलिस ने लिया, जब उठा करके बस में डाला तो वो ऑलमोस्ट लेटे हुए हैं, दोनों टांग पकड़ी हुई है, दोनों हाथ पकड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल की अन्ना आंदोलन के समय इस तरह की तस्वीरें आती थी और कमीज उनकी फटी हुई थी अरविंद केजरीवाल की जब तस्वीर आई थी। आपने ट्वीट करके राहुल गांधी की इस तस्वीर के लिए शब्द इस्तेमाल किया बैप्टिस्टिक। बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं अब राहुल गांधी, नए नहीं है। बैप्टिज्म अभी क्यों लगा आपको कि अब हुआ है उनका? नहीं, मैंने कहा वो फोटो जो होता है ना, हाँ। वो राजनीतिक जीवन में होना चाहिए किसी नेता के पास। उससे क्रेडिबिलिटी, क्रेड बोलते हैं इसको, क्रेडिबिलिटी नहीं, क्रेड मिलता है। जो राहुल गांधी के पास इस तरह की तस्वीर नहीं थी। उनके पास ऐसी तस्वीरें थी जिनमें पुलिस उनसे धक्का मुक्की कर रही है, रोक रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। पर ये चारों जो हाथ, दो पैर दो हाथ पकड़ के उठाने वाला जो होता है ना, झूला झुलाने वाला, वो पहली बार राहुल गांधी के साथ हुआ। एक कारण तो ये कि वो एसपीजी प्रोटेक्ट ही रहे हैं। दूसरा कारण है कि वो उनका सरनेम गांधी है। पुलिस वाले जो है ऐसे नेताओं को मिसट्रीट करने में थोड़ा सा घबराते हैं और बहुत केयर करते हैं कि वो आंदोलन भी कर रहे हो तो उनके साथ कितना फिजिकल होना है, जो कि केजरीवाल उस समय उतने बड़े नेता नहीं थे, उनके साथ कर सकते थे। अन्य जितने भी समाजवादी नेता हैं उनका तो, उनकी ये वाली तस्वीर उनके घरों में आप हमेशा पाएंगे कि उनके साथ जो है क्या दुर्व्यवहार पुलिस कर रही थी। उस हिसाब से मैं मानता हूं कि ये बैप्टिस्टिक पिक्चर है। बैप्टिज्म तो उनका हो चुका है पहले ही, बाय फायर भी हो चुका है और जनरली अनवांटेड हैं ही वो उस परिवार के, और एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे भी मतलब बनेंगे ही। सरकारें तो बदलती हैं, ये सत्य है, और उम्र उनके पक्ष में है अभी। लेकिन भारत में कोई सीमा थोड़े ना, 70-75 कभी भी बन सकती। ये बताइए मौसमी की एक प्रदर्शन और हुआ राहुल गांधी की अगुवाई में प्रधानमंत्री के आवास के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन के दिन। तो उसकी योजना कैसे बनी कि उसकी भनक सुरक्षा बलों को नहीं लग सकी और सीधे राहुल गांधी की अगुवाई में सांसद पहुंच गए और फिर दूसरी पार्टियों के सांसद भी वहां पहुंचने लगे और बैठ ही गए? उसकी भनक सिर्फ 3 ही लोग को थी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल। और खड़गे के आवास पे पहुंच के खड़गे साहब के साथ ये चर्चा हुई थी, ये प्रपोजल दिया गया। और तब जो सांसद वहां पे सोचे थे कि अच्छा खड़गे साहब का जन्मदिन तो नहीं मना रहे, फिर भी बुला रहे, और उनको बोला गया था। कई लोग सोचे चलिए सुबह तो विषय करनी है, नहीं जाते हैं, तो वो बाद में भागते भागते प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचे, क्योंकि उनको लगा जन्मदिन तो विषय कर लिया, दोबारा काहे बुला रहे, जब बना नहीं रहे, केक काट नहीं रहे हैं तो काहे बुला रहे। और सुबेरे कोई लोग नहीं जान रहे थे। खड़गे साहब से मेरी खुद बात हुई थी, तो खड़गे साहब मुझे बोले सुबह के वक्त, मैंने कहा सर सालगिरह मुबारक हो आपको। तो वो बोले कि मौसमी हम तो इस बारी जन्मदिन नहीं मना रहे। हालांकि हम सोचे कि आंसर हमें मालूम है, फिर भी हम पूछ लिए उनसे कि सर क्यों नहीं मना रहे। कहते ये जो छात्रों के साथ हुआ, बहरहाल उनका नजरिया था और उनकी बातें, उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ जो हुआ है इसके जैसे हम जन्मदिन नहीं मना रहे। फिर हमें आज पता लगा कि यार जन्मदिन नहीं मना रहे और उसके बाद भी सबको बुला रहे, और उसके बाद वही हुआ। हम आप ये सोचिए कि हमें भी खबर नहीं थी, हम गाड़ी इतनी आनन फानन में चला के वहां पे जो भी गाड़ी मिली अपनी गाड़ी चला के पहुंचे हैं। जब पहला विजुअल जो आया वो भी बाय डिफॉल्ट आया, जैसे एजेंसी वाले ऐसे फाटक पे खड़े रहते हैं कुलदीप, वो फाटक पे खड़े थे एक एजेंसी वाला खड़गे जी के घर के बाहर, और देखा राहुल गांधी बाहर आ रहे, तो उनको लगा घरे जा रहे होंगे। लेकिन ऐसे राहुल गांधी बाहर आए और राहुल गांधी चलने लगे प्रधानमंत्री के आवास की तरफ, तब वो विजुअल वो सोचे कि चलो कोई विश करने आया होगा तो कवर कर लेते हो। जो एजेंसी में जो पार्टी कवर करते हैं उनको भी खबर नहीं थी, वो तो सिर्फ कैमरा वाले थे वहां पे मौजूद, तो वो एक दो एजेंसी पकड़े, फिर हम लोग भी भागे और सारे सांसद भी भागे। तो ये योजना जो है अब बहुत कोर ग्रुप है, जो सारी 2 ही 4 लोग को पता रहता है। हवा तो बाकी दलों को भी नहीं थी, ना सुप्रिया सुले को थी, अखिलेश यादव को नहीं थी। 6 बज गया या कितना बज गया जब राहुल गांधी 1-2 घंटे बैठ गए थे, तो उसके बाद अखिलेश जी के वहां लगातार, अखिलेश यादव को लगातार 3-4 फोन गए कि आ जाइए आ जाइए। कल वाले प्रदर्शन में यानी कि जो गांधी स्मृति वाला है उसमें भी अखिलेश यादव आपको नजर नहीं आए। क्यों नहीं नजर?
वो चले गए लखनऊ। तब फोन आया कि यहाँ गांधी स्मृति जाना है, तो अखिलेश बोले हम तो लखनऊ पहुंच गए। तब फिर वो राजीव राय और बाकी एक दो लोग को और प्रतिनिधित्व करते हुए समाजवादी पार्टी का राहुल के घर सुनहरी बाग भेजे। तो ये पूरी योजना बड़ी सरप्राइज एक फ्लैश प्रोटेस्ट टाइप का था, वरना क्योंकि पुलिस, ये लोग जान रहे हैं कि पुलिस कहीं आगे बढ़ने नहीं देती। तो उसका सक्सेस तो इसी बात से होगा, पॉलिटिकल सक्सेस, जो इतना छाए रहे और टीवी पे चलते रहे और भाषण भी उनका चला और इतना लंबा जो खिंचा टाइमलाइन, पार्टी सोचती होगी कि कितना खींच सकते हैं, क्योंकि उसमें सरप्राइज एलिमेंट था। अगर पहले ही पुलिस को पता होता तो खड़गे जी के घर के बाहर ही नहीं जाने देते, खड़गे साहब के घर के बाहर ही रोक देते राहुल गांधी। तो और आपको बताओ, उसमें राहुल गांधी का फोन भी खो गया। राहुल गांधी को जब सब लोग उठाए, नहीं ये तो पता है कि जूता खो गया तस्वीरों से, फोन खो गया, ये आप बता रहे हैं? ये तो हम कहानी आपको बता रहे हैं। जूता खो गया तो तस्वीर से पता है, और ये आप ही को बता रहे, किसी को शायद पता भी ना हो कि राहुल गांधी का फोन जो है जब उनको उठाया गया तो वो तो ऐसे लग रहा है कि अकीडो कर रहे हैं वहां पे, पूरा अकीडो की मुद्रा में, पूरी मार्शल आर्ट्स की डिफेंस की मुद्रा में। आप जब मैट पे लेटते हैं तो इसी तरह से लेटते हैं कि आपको कोई उठा ना पाए, आपका कोई हाथ ना पड़े। आप देखिए उनका हाथ इस तरीके से है, इस तरीके से हाथ है, मतलब कि कोई आपका हाथ ऐसे रहेगा तो आपको खींचना आसान है, पैर भी जकड़े हुए बैठे। तो वो डिफेंसिव पोस्टर में मार्शल आर्ट्स के ऐसा लग रहा था जमीन पे, मैट पे अकीडो कर रहे हैं। और जूडो में ऐसी होता है, हम जूडो करते हैं। तो आपको दूसरी चीज मैं बता रही हूँ कि जब उनको उठाया गया और बस पे भरा गया राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी का फोन गुम हो गया। और राहुल गांधी का फोन तो आप जान रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स है उनका फोन। अक्सर रैलियों में भी राहुल गांधी अपना फोन देख रहे होते हैं। कई बार वो बोलते हैं, नेता बोलते हैं राहुल गांधी कुछ मैसेज ही कर रहे हैं, हमसे बात ही नहीं की। अरे वो फोन गुम हो गया, राहुल गांधी बस में बैठ के, उनका फोन उनके साथ नहीं। फिर उसके बाद बस पूरा फेरी लगाती रही। तब बोला गया भैया पता लगा राहुल गांधी का फोन कहाँ है, और फिर किसी से बात ना हो पाए। उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी जो अलग बस में थी, किसी तरह से पता लगा ली कि कौन कौन है राहुल गांधी के साथ उस बस में। 3-4 लोग थे उसमें, कार्यकर्ता थे, और एक और जो राहुल गांधी के साथ रहते वही सब लोग थे। तो उनको फोन करके फिर राहुल गांधी से बात हुई उस वक्त, जब दोनों को डिटेन करा के सड़कों में घुमाया जा रहा था अलग अलग बसों में। प्रियंका गांधी ने पूछा राहुल गांधी से कि आप ठीक ठाक है कि नहीं है, तो ये थी। और फोन भी मिला नहीं, फिर राहुल गांधी का फोन नहीं मिला, बाद में मिला जाके तुगलक रोड थाने से। शायद उनको उठाते वक्त वो फोन गिर गया वहीं, उसके बाद वो पहुंच गया तुगलक रोड थाने, जहां से उनका फोन रिकवर है। राजदीप सर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कुछ स्तर पर एनसीपी का भी, और उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंचे। इस आंदोलन को या तो राजनीतिक तौर पर इसके पक्ष में दिखने की विपक्ष की पार्टियों की कोशिश रही, पर 2-3 पार्टियां ज्यादा सक्रिय रही, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। इस बात की आलोचना आम आदमी पार्टी ने की कि कांग्रेस ने अलग प्रोटेस्ट करना चुना। संजय सिंह का वो ट्वीट कि भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री ने अलाउ किया राहुल गांधी को कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर वो प्रदर्शन कर लें, जबकि कोई और चाहेगा तो उसको अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि ये दोनों मिले हुए हैं। फिर से जो आम आदमी पार्टी की पुरानी पारंपरिक लाइन रही है। आतिशी ने भी लगभग उसी मिजाज का ट्वीट किया। बट राजनीतिक लाभ लेने के नजरिए से विपक्ष की पार्टियों की जो अब तक भूमिका इस मसले पर रही है, उसमें आप अग्रणी किसको मानते हैं? सबसे आगे कौन सी पार्टी है? देखिए, पहले तो आम आदमी पार्टी, ये बात में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी को अपना सपोर्ट दिया है। ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो, वहां उनके ये कहा जा रहा है स्ट्रेटेजी भी प्लान हो रही है, ये इसके बारे में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया है और उनको पूरी एनकरेजमेंट दी है। जिस तरह से अन्ना आंदोलन में जो बीजेपी आरएसएस के बारे में कहा जाता था, तो पीछे से बीजेपी इनको समर्थन दे रही थी, यहां भी लॉजिस्टिक्स हो, रिसोर्सेज हो। इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी 20 तारीख के उस आंदोलन में कुछ शामिल थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आम आदमी पार्टी सीजेपी से एक तरह से पहले दिन से जुड़ गई थी। कांग्रेस को लगता है कि सोनम वांगचुक जो है, कहीं ना कहीं सरकार के साथ उनकी कुछ ना कुछ साठगांठ है
और उनको लगता है कि अभिजीत दीपके और बाकी के जो सीजेपी है उनको वो कठपुतली है आम आदमी पार्टी के हाथ में। तो वो एक तरह से कांग्रेस इससे दूरी रख रही थी। लेकिन जब 20 तारीख की रैली में इतनी सक्सेसफुल आप कह सकते एक तरह से हुई, इतने लोगों को जिस तरह से लोग वहां जम गए, उसके बाद कांग्रेस ने 21 तारीख को यह प्रदर्शन किया, क्योंकि राहुल गांधी के करीबियों ने कहा कि यह आंदोलन हमने शुरू किया, हमने छात्रों की गूंज की है, लेकिन पूरी अटेंशन, पूरी मीडिया कॉकरोच जनता पार्टी पर फोकस कर रही है, और इसी वजह से कांग्रेस उसमें जुड़ गई। महाराष्ट्र के कुछ नेता इसमें जुड़ गए क्योंकि उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र में काफी इसका एक इम्पैक्ट हो रहा था। आप जलगांव के पिक्चर देखिए, छोटा शहर है, वहां जलगांव में भी कितने लोग आए हैं। दीपके खुद औरंगाबाद से आते हैं। मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा नेता हैं, आरक्षण के नेता, मैं उनको मिला था, मैंने पूछा आप क्यों आए हैं? नहीं ये महाराष्ट्र के स्वाभिमान का मामला है, देश के स्वाभिमान का, और छत्रपति शिवाजी के पिक्चर लेके आए थे, तो वो भी इसके साथ जुड़ गए। उद्धव ठाकरे को भी लगता है कहीं ना कहीं, चलिए हम भी अपने वर्कर जो बड़े डिमोरलाइज्ड हैं उनको थोड़ा उत्साहित करते। कल उनकी शनिवार को वो और राज ठाकरे वॉक करने वाले हैं शिवाजी पार्क से सिद्धिविनायक, बहुत दिन के बाद इस तरह से जॉइंट वॉक। और राजदीप सर, जब उद्धव ठाकरे सीजेपी के स्टेज पे आए थे तब भी उनके भाषण में मराठी प्राइड वाली बातें थी, अभिजीत दीपके को लेकर, और उसको लेकर बार बार इसको लेकर एसर्ट कर रहे थे इस बात को सीजेपी की स्टेज से, और जब वो संजय राउत आए थे इसके स्टेज पे। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र के पार्टी इसको महाराष्ट्र अस्मिता से जोड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव है 5 महीने बाद, उनको भी लगता है एक मौका मिला, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सिद्धांत मुझे करेक्ट करेंगे, मैंने देखा यूपी और बिहार से, यूपी से खास करके, तो यूपी का एक तरह से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है वहां, तो वहां आए। चंद्रशेखर जी को भी लगाए, दलित जो है स्टूडेंट्स, उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है। उनका कहना है पूरी प्राइवेटाइजेशन हो रही है एजुकेशन सिस्टम की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की, तो वो चंद्रशेखर उसके साथ जुड़ गए। मैंने जैसे पहले कहा, तमिलनाडु के पार्टीज के लिए नीट का जो मामला है कि हम तो पहले से कह रहे हैं डिसेंट्रलाइज नीट, केवल एक नीट एग्जाम मत करिए, तो कनिमोड़ी और अन्य नेताओं को भी वहां जुड़ना पड़ा है। आप देखिए ना, तिरुचि शिवा इंडिया अलायंस के मीटिंग्स में डीएमके इंडिया अलायंस से दूर हटना, थोड़ा दूर रहना चाहती है, लेकिन इस मामले में डीएमके भी एक तरह से जुड़ गई है। लेफ्ट के लीडर तो पहले से ही जुड़े हैं, एसएफआई और आईसा। तृणमूल कांग्रेस भी, ममता बनर्जी का जो गुट है वो भी वहां जुड़ गया, वो भी कह रहे हैं पहले से हम उसके साथ जुड़ गए, हम दीपके के साथ हैं। तो एक तरह से इन सभी विपक्षी दल, एक फैक्टर तो उनको जोड़ता है, वो सब मोदी जी के खिलाफ है। ये जो एक तरह से हो गया ना, ये बार बार मैं कई लोगों को पूछा कि ये एंटी मोदी है क्या? पूरा जो एजिटेशन है ये शुरू हुआ युवाओं के डिमांड से, क्या कहीं ना कहीं जैसे वो राजनीतिक स्वरूप लेता है वो एंटी मोदी बन गया है? ये सच्चाई है, इससे आप हट नहीं सकते हैं कि एंटी बीजेपी एंटी मोदी बन गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब मैंने गीतांजलि आगमो का इंटरव्यू किया, जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज को इंडिया टुडे को क्रेडिट देते हुए, जो बहुत कम होता है, उसमें क्या कहा है कि गीतांजलि आगमो कहती है कि राहुल गांधी का धरना जो था वो इनसिंसियर था, कि वो वाकई उससे पूरी तरह से उसमें अगर वो वाकई सिंसियर थे तो उन्होंने जंतर मंतर आना चाहिए था, हमारे युवाओं से मिलना चाहिए था। और उसी में उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है ना हिंदू है ना नेशनलिस्ट है, तो वो दोनों को एक तरह से टारगेट कर रही थी। पर कुल मिलाकर ये जो विपक्ष जिस समय बिल्कुल हाशिए पर था, डिमोरलाइज था, पार्टियां टूट रही थी, पार्लियामेंट में बिल्कुल मेजॉरिटी एनडीए के पक्ष में हो रही थी, एक ऐसा आंदोलन जो है जिससे युवा जुड़ रहे हैं, कई लोग जुड़ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को लगा चलो इसके साथ जुड़कर हम सरकार को घेर सकते हैं और एक पॉपुलर मूवमेंट के साथ जुड़कर हमारी भी जो लेजिटिमेसी है, जो खोई हुई साख है, उसको भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सर ने जैसे कहा कि गीतांजलि ने कहा कि कांग्रेस का इनसिंसियर मूवमेंट है, कांग्रेस जिस समय प्रोटेस्ट में बैठी थी, मुझे याद है कि उस समय संजय सिंह का एक ट्वीट आया कि ये युवाओं की मांग से भटकाने की कोशिश है, बीजेपी ने इसलिए ही विपक्ष को अपने घर के सामने प्रोटेस्ट करने दिया है। तो जब संदीप दीक्षित से सवाल किया, मुझे याद है कि एक समाचार एजेंसी ने उनके सामने माइक रखा
कि सर संजय सिंह ने ऐसा ट्वीट किया है, संदीप दीक्षित ने कहा अरे क्या फालतू के लोगों का नाम ले रहे हो, कौन संजय सिंह, किसकी बात कर रहे हो, कोई संजय सिंह का नाम नहीं आता है, जो चल रहा है चलने दो। संदीप दीक्षित संजय सिंह का नाम सुनते ही इतना क्रोधित हुए थे पब्लिक के बीच में, मतलब वो आपको दिख रहा था कि इस पूरे मामले का जो क्रेडिट का गेम है ना, वहां पर पार्टियों की गरारी फंसी हुई है। जी कुलदीप। हाँ ताऊ, ये तो है कितना कॉज के लिए और कितना नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब ये प्रोटेस्ट बचा है। क्योंकि मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे पे सहमति नहीं बनती, सरकार नहीं मानती, पर सरकार ने ये कह दिया है, कैबिनेट के आज के साथ मीटिंग होकर के कानून का मसौदा आ गया है, इसी मॉनसून सत्र में एक नया कानून लाने का प्रयास किया जाएगा, मोस्ट लाइकली सरकार लेकर के आ जाएगी। मुआवजे पर और FIR ना करने पर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार ने पॉजिटिवली कंसिडर करने की बात उन्होंने कर ली है। जिन पे FIR है मान लीजिए वो वापसी भी हो जाती है। पुलिस की ब्रूटैलिटी की एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच की घोषणा भी मान लीजिए हो जाती है। क्या इसे आंदोलन की जीत कहा जाएगा या ये समझौता ही कहलाएगा, आंशिक जीत ही कहलाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता? तो इस नजरिए से मैं ये बात कह रहा हूं कि अब ये नरेंद्र मोदी विरोधी आंदोलन अधिक है या अभी भी कॉज के लिए समर्पित आंदोलन, जिसमें एजुकेशन, इस जो गलती हुई, नीट पेपर लीक, जो खामी चूक हुई, उस पर अकाउंटेबिलिटी की मांग, और जब जनता चाहती है कि शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना चाहिए, इसकी मांग अधिक है। देखिए, कॉज के लिए, कॉज जो है ना वो राइट करने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये इस तरह के आंदोलन कॉज के लिए ही होते हैं। कॉज बस एक आधार होता है जिसके ऊपर आंदोलन को खड़ा किया जाता है। आंदोलन का जो स्वरूप है वह कॉज से बड़ा हो गया है, CJP से बड़ा हो गया है। छात्र जो है वो CJP की बात नहीं मान रहे अब, जो वहां पर उपस्थित है। और उनके हाथ में जो पोस्टर तस्वीरें हैं ना, उसमें इक्का दुक्का के हाथ में अभी सोनम वांगचुक की तस्वीर दिखेगी, बहुत कम। अभिजीत दीपके की तस्वीर तो बहुत कम लोगों के पास है। हाँ, लीडर के तौर पर कोई स्वीकृति इस तरह से नहीं है अभी। अब रह गई बात कि क्या हार होगी क्या या जीत होगी क्या किसकी। देखिए, 1 इंच भी सरकार देती है तो वो CJP की जीत है, इस आंदोलन की जीत है। अगर CJP की नहीं है तो 1 इंच भी, क्योंकि सरकार तो स्टेटस को में थी, पर वो तो 1 इंच से ज्यादा दे दिया है, बहुत कुछ दे चुका है ना। इसलिए सरकार की निरंतर हार होगी। ये सवाल है कि किस दूरी तक जाएंगे, ये कितना नीचे उतरेंगे। अदरवाइज सरकार जिस तरह से बैठी हुई थी मस्त, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के नाम पे NTA के हेड को और इत्यादि इत्यादि को हटाकर, FIR करवाकर, CBI की इंक्वायरी करवाकर, कुछ लोगों को गिरफ्तार करवाकर उन्होंने कहा कि हमारा काम तो यही है सरकार का कि हत्या हो तो आरोपी को पकड़ो। हमारा काम ये तो नहीं है कि हत्या मतलब उद्देश्य ये होता है हत्याएं रुक जाए, पर रुकती नहीं है। सरकार ये मान के चलती है कि ये नहीं रुकेगी, ये जो लीक का सिलसिला है ये यहाँ कहीं ना कहीं फूटता रहेगा। लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी ने उसको एक मतलब आश्वासन तो उन्होंने दिया है कि उसके बारे में वो विचार करेंगे और कुछ नया कानून लाएंगे इत्यादि इत्यादि। पर टेक्नोलॉजी में जो समाधान है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। बाकी ये आंदोलन चलता रहेगा, विभिन्न रूपों में उभर कर आएगा ये, जब तक चुनाव जो है अभी पंजाब उत्तर प्रदेश वाले निपट नहीं जाते। अलग अलग शहरों में छिटपुट प्रदर्शन भी हुए। सिद्धांत, एक चीज आखिरी बता दीजिए कि जंतर मंतर पर जो अभी माहौल है उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, और क्या उसमें एक पहले जो माहौल था 20 तारीख के पहले और 20 तारीख के बाद वाले में कोई फर्क आया है? ये अगर कोई पूछे कि जंतर मंतर पर अब वास्तविक नियंत्रण किसका है, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों का, ऑर्गेनिकली आने वाले प्रोटेस्टर्स का, या किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, या किसी का भी नहीं? 20 जुलाई के दिन से ही ये तय हो गया था कि जंतर मंतर पे किसका नियंत्रण है। आई गेस मैं 20 जुलाई भी नहीं कहूंगा, मैं 18 जुलाई कहूंगा, जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सादे कपड़ों में सफेद चादर की पर्दे के पीछे उठाया था। तो तभी एक सेंटिमेंट की लहर दौड़ी। 20 जुलाई को जो दिन था ना, आप उसको देखिए, CJP का पहला प्लान था कि हम उस दिन निकलने वाला मार्च लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। पहला प्लान था कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि एक बैक चैनल टॉक शुरू हो गई थी जगत प्रकाश नड्डा से आशुतोष और सौरभ दास की। जब तक कोई कंक्रीट निकल के नहीं आता हम नहीं बढ़ेंगे। अचानक से वहां पर मौजूद जनता ने संसद 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 के नारे लगाने शुरू किए, और वो नारा इतना प्रेशराइजिंग था, लोग अपनी जगह से खड़े हो गए, वो बैठ ही रहे थे। बीच में एम्बुलेंस चली, तो आप मंच देखते हैं, मंच के ठीक सामने एक एम्बुलेंस आपके घूम के चली गई, किसी को पता नहीं, और लोग खड़े हो गए, भीड़ अनियंत्रित हो गई। और फिर लोगों को वहां से बोला गया कि ठीक है मार्च करेंगे। मार्च निकला, मार्च आगे बढ़ता है,
फिर वहां पे जो भी एक्शन होता है, फिर उसके बाद ये तय हुआ आशुतोष रंका स्टेज से जो ट्रक था, ट्रक के ऊपर से वहां मौजूद लोगों को समझा रहे थे कि संसद जाने का मकसद था कि सरकार से संवाद हो, सरकार ने हमें बुलाकर संवाद कर लिया है, तो यही हमारा ध्येय था, ये पूरा हो गया। जो मेरे पास खबरें हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि उस दिन प्रोटेस्ट खत्म करने का प्लान था, लेकिन पूरे देश भर से इतनी भीड़ आ गई थी कि सीजेपी को वापस बैठना पड़ा। उस प्रोटेस्ट नहीं, मतलब मार्च को मुलतवी करने, मतलब मार्च होल्ड नहीं, मैं मार्च के बाद वापस जब रात पे प्रोटेस्ट साइट पे लोग आए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मार्च भी अनप्लान्ड था, उसके बाद फिर से जंतर मंतर पे बैठना भी वे ऑफ स्कीम में नहीं था, तो फिर वहां पर भी बैठा गया। और फिर वहां पर जो पोरिन हुआ ना, लोग जिस तरह से आए, तो उस दिन ये तय हो गया कि सीजेपी हैज अ वेरी लिटिल कंट्रोल ऑन द नैरेटिव। वहां पे कई सारे छात्र संगठन हैं, इस समय आप जाएंगे तो कई सारे युवा संगठन हैं, कई सारे स्वयंसेवी संगठन हैं, और आप जाइए तो आपको भिन्न भिन्न नारे सुनाई देंगे। अगर एक जो नारा है जिसको लेकर बड़ी आलोचना होती है और बहुत विवाद होता है, आजादी वाला नारा, इस पर गली बॉय में गाना भी है, तो जैसे ही आजादी वाला नारा लगना शुरू हो रहा है भीड़ में से और मंच तक आवाज पहुंच जा रही है, मंच पे खड़े लोग माइक लेके खड़े हो जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि नारा वही लगेगा जो स्टेज से होगा, हम भारत माता की जय, हम वंदे मातरम, हम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और हम यही नारे लगाएंगे और कोई नारा नहीं लगाएंगे। वो 4-5 नारे ही बता रहे हैं, लेकिन भाई वहां पे आजादी के ही नारे नहीं लग रहे हैं अब ना। अब वहां पे आप जनपद की तरफ बढ़ते जाइए, जनपद जो गेट नंबर 2 है उसकी तरफ बढ़ते जाइए, वहां पे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं नारों में, उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पोस्टर्स जो लिखे गए हैं, जो पोस्टर्स बनाए गए हैं, उस पे अपशब्द लिखे गए हैं, बेहद अश्लील किस्म के पोस्टर हैं। कुछ लोग फोन पे, अपने फोन की स्क्रीन पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख के ऐसे खड़े हैं, लेकिन कोई उनकी तस्वीर अगर उतारता है तो कुछ लोग प्रधानमंत्री को साड़ी में दिखा रहे हैं, कुछ लोग बिकनी में दिखा रहे हैं। इस तरह की चीजें आप देखेंगे तो आपको समझ पे आएगा कि अब वो एक अपनी चाल पे पहुंच चुका है ये पूरा आंदोलन। लोग अपने तरीकों से बात कर रहे हैं, अपने तरीकों से बात रख रहे हैं, अपने तरीकों से, मतलब उसमें वो ये लाइन ब्लरी करना भूल गए हैं कि यार ये गलत है या सही है। मैंने कल कुछ प्रोटेस्टर से खड़े होके भीड़ में पूछा कि भाई आप लोगों पर लाठियां चली, हमने बात उठाई, लेकिन जब पुलिस वालों पे और मीडिया वालों को आप लोग मार रहे हो तो कौन बात करेगा? तो उनके पास जवाब एक है कि साहब बाहर से बहुत सारे लोग इस प्रदर्शन को बदनाम करने आ गए हैं। बाहर से तो सारे ही लोग बाहर से आए हैं, कोई जंतर मंतर पे किसी का घर नहीं है, सब लोग बाहर से ही आया है। तो सब लोग बाहर से आया है, कोई एक हिस्सा है जिसका एक अपना अलग इमोशन है, एक हिस्सा है जो एकदम उपद्रव के मूड से आया है। पुलिस वाले अंदर नहीं जा रहे हैं। जिस प्रोटेस्ट साइट पे जो मंच से लेकर, मतलब केरला हाउस से लेकर और जनपथ वाले की का जो बीच का स्ट्रेच है जहां पे प्रोटेस्ट साइट है, जहाँ पे आपको 20 तारीख के पहले अंदर पुलिस वाले, अंदर रैपिड एक्शन फोर्स वाले, अंदर इंटेलिजेंस आईबी के कुछ अधिकारी, मेरे दोस्त सादे कपड़े में अक्सर दिख जाते थे। अब कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं, एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है। वो सारे लोग पेरीफेरी पे, एक पेरीफेरी पे वो, एक पेरीफेरी पे ये आरएएफ और सीआरपी पुलिस, सारे कंटिजेंट तैनात है, पैरामिलिट्री अलग अलग तरह की तैनात है। अंदर कोई नहीं आ रहा है क्योंकि इनको पता है कि 20 तारीख के बाद अंदर की भीड़ अभी अनियंत्रित है, उसके अपने इमोशन फ्लेयर अप हुए पड़े हैं। वो 20 तारीख को हुए पुलिसिया एक्शन पे सवाल उठा रहा है, न्याय मांग रहा है और उसका रिएक्शन भी दे रहा है, और रिएक्शन हिंसक भी हो जा रहा है। ये भी बात सही है। तो सीजेपी का कोई कंट्रोल अभी दिखाई नहीं देता है पूरी भीड़ पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब मांगना मजबूरी भी है सीजेपी के डेलीगेशन की। ये भी बात कई सारे लोग कर रहे हैं। जी कुलदीप। ठीक है, हिमांशु जी ये बताएं कि सोनम वांगचुक से जो बातचीत हुई, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उसमें चेहरा दिखे, पर क्या असल वार्ताकार वही दोनों थे या ये बातचीत पर्दे के पीछे से गृह मंत्री तक या प्रधानमंत्री के जरिए भी हुई? गृह मंत्री से क्या फोन पर बात कराई गई? क्या इस स्तर तक भी बात हुई या जेपी नड्डा और उनके स्तर से ही हुई? देखिए कुलदीप जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की तरफ से वार्ताकार जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह थे, लेकिन मुख्य रणनीतिकार किस तरीके की बातचीत होगी, कब मिलना है, ये सारी स्ट्रेटेजी जो है वो
गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बनाई गई। कल जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मुलाकात करने गए हैं तो भी वो गृह मंत्री अमित शाह से पहले उनकी मीटिंग हुई है। क्या बातचीत होगी, किस तरीके के अगर सवाल होंगे तो क्या जवाब हो सकते हैं। और खुद जो है जब सोनम वांगचुक से जो है मुलाकात की है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने, ये 1 घंटे चली है। उस 1 घंटे में उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, सोनम वांगचुक ने, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू आया, गृह मंत्री अमित शाह की बात हुई होगी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने बात की होगी, उनको बताया होगा कि सरकार ये चीजें कर रही है। सुबह प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी, शाम होते होते जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने कर दिया है। अगर आप उसमें भी देखें तो कल जैसे ही सोनम वांगचुक का अनशन टूटता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो जो है वो आता है, जिसमें वो कहते हैं कि देश के युवाओं के लिए हम सोच रहे हैं, जिन्होंने ये कृतज्ञ किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कल कैबिनेट में मैं अपने साथियों के साथ एक डिस्कशन करूंगा कि वो मील का पत्थर साबित हो, जो हम कैबिनेट में डिस्कस करके जिस बिल को पास कराएंगे, मंजूरी मिलेगी कैबिनेट से, फिर संसद के दूसरे हफ्ते में उसको दोनों ही सदनों से पास कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं सरकार पूरी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रही थी। उन्हें मालूम है कि एक तरफ सोनम वांगचुक हैं जिनके साथ बातचीत करनी है, वो दूसरे राउंड की बातचीत में कल उन्होंने हंगर स्ट्राइक तोड़वा दी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ट्वीट भी करते हैं सोनम वांगचुक को लेकर कि आप अपना स्वास्थ्य लाभ लीजिए और 2-4 दिन में जो आपका वेट लॉस हुआ है उतना वेट एक बार दोबारा रिकवर करके कीजिए, और उनके दीर्घायु की कामना। तो ये बिल्कुल स्ट्रेटेजाइज करके किया गया है। आप एक और चीज देखिए, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा 1 घंटे से ज्यादा समय अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, उनसे के साथ डिस्कशन करते हैं कि आगे किस तरीके की बात जो है इन दोनों प्रतिनिधियों से करनी है। इनकी जो मांग है ठीक है, उनको कन्विंस कीजिए कि सरकार लगातार कदम उठा रही है पेपर लीक को लेकर, ना सिर्फ नीट पेपर लीक को बल्कि कोई भी पेपर लीक का मामला हो, एजुकेशन सिस्टम के अंदर फुल प्रूफ करने की कोशिश है कि खत्म हो जाए ये पेपर लीक के मामले। लेकिन आप देखिए कल उत्तराखंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हो गए, पेपर जो बनाने वाले लोग हैं उन्होंने पेपर लीक कर दिया, ये भी खबर आई। तो सिस्टम है, इसको दुरुस्त करने का काम करेंगे, लेकिन ये स्ट्रेटेजाइज पूरा जो रणनीति है ना, ये गृह मंत्री अमित शाह की है। वो परसों संसद नहीं आए थे, कल संसद में आए और उनको ये भी देखना था कि विपक्ष लगातार जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए भी बातचीत उन्होंने स्पीकर के साथ की कि स्पीकर की क्या क्या बात हुई है विपक्षी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनके साथ, कि संसद की कार्रवाई कैसे चल पाए। किस मोमेंट पर और कैसे क्यों सरकार ने ये रियलाइज किया कि इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा? देखिए, एक ये तो है ना कि मतलब सरकार अब प्रतीकात्मक टकराव भी जो थे कि साहब न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए, पहले था कि बात होती रही, लेकिन फिर मान लिया कि न्यूट्रल वेन्यू रख लेते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट मान लिया, बहुत सारी चीजें सरकार की ओर से की गई हैं 20 जुलाई के बाद से। तो वो इसके पहले अगर आप बयान देखेंगे, शिक्षा मंत्री का बयान है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसदों प्रवक्ताओं का बयान है, जिसमें डिस्क्रेडिट किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि वहां जो लोग बैठे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, वो एंटी नेशनल लोग हैं। अब इस तरह के बयान नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब एक समझौते और बीच की बात हो रही है। सरकार ने वो एक्शन लेना शुरू किया है। वो किस मोमेंट पर रियलाइज किया गया कि अब इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्यों ये फैसला लिया गया? सरकार, क्या ये बात बेहिचक कही जा सकती है आपके असेसमेंट के मुताबिक कि सरकार दबाव में तो है? वो बात अभी कुछ देर पहले सिद्धांत कह रहे थे ना कि सरकार को अंदाजा नहीं था कि 20 तारीख को इतने लोग जो हैं वो आ जाएंगे, और सरकार को जब इसकी जानकारी मिली
कि लगभग 10-15 हजार के करीब लोग जो है वो वहां पहुंच गए हैं। तो सरकार की तरफ से जो है वो सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनको बुला लिया गया, उनसे बातचीत की गई। लेकिन आप देखिए ना, सिद्धांत ने कहा कि अब ये जो आंदोलन है ना, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये स्वतः चल रहा है आंदोलन। लगता है सीजेपी का मंच जरूर है, लेकिन जो लोग हैं ना वो किसी की सुन नहीं रहे। इस पे मैं एक घटना बता देता हूँ। राजदीप जी उसको जानते होंगे, और अगर मैं गलत हूं तो उसको दुरुस्त भी कर सकते हैं कमलेश जी और राजदीप जी। राम जन्मभूमि मूवमेंट जो था, वो जब मूवमेंट अंत पे पहुंचा और बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने से पहले जब कार सेवक जो है वो मस्जिद पे चढ़ गए, तो लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, ये तमाम लोग अपील कर रहे थे कि आप नीचे आ जाइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। किसी ने नहीं सुनी। इस बात का जिक्र लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उप प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के गृह मंत्री रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है कि वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे। प्रमोद महाजन को भेजा, उमा भारती को भेजा, कोई नहीं सुनने को तैयार था। अरे हिमांशु मेरे भाई, आप आज सीजेपी को राम जन्मभूमि एजिटेशन से कंपेयर कर रहे हैं? किस दुनिया में आप रह रहे हैं? अरे एक पूरा आंदोलन जिसने वीएचपी, बीजेपी, आरएसएस ने खड़ा किया था, राजनीति नहीं, कोई नहीं, राजदीप जी, ये बहुत डेंजरस बात आप कह रहे हैं। आप मत कहिए ऐसे, क्या कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अरे मैंने कंपेयर नहीं किया, मैंने एक घटना का जिक्र किया कि जब वहां पर धरना चल रहा था राम मंदिर पे, ये बात लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा में लिखी है कि हम रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार सेवक चढ़ गए। हमने कई बार अपील की कि आप उतर के आ जाइए। आपने उमा भारती का, अरे मिस्टर हिमांशु, आपने उमा भारती का फोटोग्राफ देखा है कि नहीं? हंसते हुए, सेलिब्रेट करते हुए। देखिए मैं वही कह रहा हूं, दुनिया में आप रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं आप। राजदीप जी, कृष्ण आडवाणी चाहते होंगे कि वो राजदीप जी, वो ना हो, राजदीप जी, लेकिन कार सेवक और सबको ड्राइव तो बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी ने किया था ना। मैं वही कह रहा हूं, सीजेपी से आप आज जोड़ रहे हैं इतने बड़े आंदोलन को। नहीं, आप फिर वही गलत सुन रहे हैं और उसको गलत समझ रहे हैं। मैंने ये कहा, जब कोई इस तरीके का मूवमेंट होता है, जब आप बहुत दूर से लोगों को बुला लेते हैं, और अब आप कहें, जैसे सिद्धांत कह रहे थे कि नहीं संसद नहीं जाना, सरकार मान गई है हमसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन जो लोग वो आए थे वो ये तय करके आए थे कि हमको मार्च निकालना है, हमको संसद जाना है। मैंने उसको उससे जोड़ा, आप राम जन्मभूमि से उसको मत जोड़िए। मैंने आपसे ये कहा कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, जो लोग आंदोलन बुलाते हैं, आंदोलन के अंदर प्रतिनिधित्व करते हैं, आंदोलनकारी उनकी बात को भी नहीं सुनते हैं। और दूसरी बात, उमा भारती का जो तस्वीर आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो सही है, वो जो है मुरलीधर जोशी के साथ गले मिलते बयान है, बहुत हाल। मैं एक और चीज बता देता हूं, डिसीजन आने के पहले ठीक पहले का भी उनका बयान है कि हाँ ठीक है। अगर मैंने ये कहा कि मैंने जिसका जिक्र किया, जिस किस्से का, वो लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, जिसमें उन्होंने प्रमोद महाजन और उमा भारती को कहा कि आप जाइए, लोगों को मनाइए। मैंने सिर्फ उसका जिक्र किया क्योंकि वो भीड़ भी कार सेवकों से मत कंपेयर करिए प्लीज। सर प्लीज नहीं, वो नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत है। वो ये कह रहे हैं कि उन्माद जब होता है, के साथ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जरूर आए होंगे, लेकिन मैक्सिमम उस दिन युवा थे। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, जब गलत एग्जाम्पल है। नहीं, आपको गलत लग रहा है, लेकिन मैंने सही उसको कहा है। आप अगर कोई चीज आपने बुलाया, लोगों को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं क्योंकि वो जिस मोटिव से आए, आप उनको कहेंगे कि आप ये नहीं है, वो है। मैंने कोई राम मंदिर और इस आंदोलन का कोई कंपैरिजन नहीं किया, मैंने कोई दोनों की तुलना नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। आप उस उदाहरण को अगर समझना नहीं चाहते तो राजदीप जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने बताया, ठीक है, छोड़ दीजिए सर। आडवाणी के आत्मकथा में लिखी हुई बात है कि उस वक्त उनके लोग सुन नहीं रहे थे। ठीक है, यही बात जो सिद्धांत ने कही है, मैं उसी बात का जिक्र किया। अब इसमें आप गलत देख रहे हैं, मेरे को नहीं समझ आ रहा आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छा हिमांशु जी, या ऐसा क्यों कोट करना चाहते हैं? ठीक है हिमांशु जी, उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या इसके असर को भी, कि एक संभावित असर को भी सरकार ने कंसिडर किया है, जो भी फैसले दिख रहे हैं उसमें? देखिए, कितना लंबा ये प्रोटेस्ट चलेगा
इसके क्या रिजल्ट और परिणाम आएंगे ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ, क्यों हो सकता है राजदीप जी को बाद में उस पर कमेंट करेंगे। किसान आंदोलन देखिए, वो कब वापस लिया गया? वो 2021 के अंत में लिया गया। लगभग 1 साल जो है वो आंदोलन चला और उस आंदोलन को 1 साल बाद वापस लिया गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव से पहले उसका इम्पैक्ट कितना हुआ नहीं हुआ हम सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर का चुनाव जीत गई, भारतीय जनता पार्टी गोवा का चुनाव जीत गई, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का चुनाव जीत गई और ही साथ उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। हाँ, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो हैं 312 से घटकर जो है वो 254 के करीब आ गई, तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव जीता। तो आंदोलन वापस लिया और उसको किस तरीके से आपने बाद में टैकल किया, ये एक बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी क्या इस पूरे मूवमेंट को बाद में नैरेटिव के साथ सेट कर पाएगी? तो हो सकता है इसका चुनाव में इम्पैक्ट कम हो, लेकिन और भी कई फैक्टर्स होंगे इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं तो राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला होगा, यूजीसी का मामला होगा। ये ऐसे इश्यूज हैं जो वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर में चर्चा का विषय है, जिनकी गूंज सुनाई देगी। राजदीप सर, जिनकी गूंज, ये आंदोलन भी है, वो होगा, लेकिन कितना इम्पैक्टफुल होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस माइक्रो मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ती है उसमें विपक्ष को इस आंदोलन की याद कितना वो दिला पाएगी आम जनता को, ये चुनाव के समय देखना होगा। अब बातचीत में शामिल हो रहे हैं संतोष सिंह जी, पटना बिहार से, सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस में। आप उन्हें सुनते रहते हैं नेता नगरी पर। इस चुनाव के राजनीतिक असर में पहला बड़ा परीक्षण उपचुनाव का होगा। 2 जगह जिनकी ज्यादा चर्चा है उपचुनाव की, एक दतिया मध्य प्रदेश और एक बिहार पटना के बांकीपुर सीट से, जहां से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, जो नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद से सीट खाली हुई है। संतोष जी, क्या ये एक संभावना है? पटना में एक विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर हम देख चुके हैं, बड़ा विरोध प्रदर्शन वहां भी हुआ नौजवानों का। क्या ये जो कॉकरोच वाला सेंटिमेंट है, सीजेपी वाला सेंटिमेंट है, इसका फायदा प्रशांत किशोर को हो सकता है? उसका एक इमीडिएट इफेक्ट दिख सकता है बांकीपुर के चुनाव में? निश्चित रूप से प्रभाव है। अब कितना प्रभाव है वो गेज करना तुरंत एक दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हार्ट ऑफ द नर्व सेंटर में पटना में कल प्रोटेस्ट हुआ। गांधी मैदान से लेकर के राजभवन तक स्टूडेंट्स आए और कुल मिलाकर के बिहार के 6 जिलों तक इसकी आंच जो है, प्रोटेस्ट की आंच पहुंच चुकी है। आज भी 3 अन्य जिलों में हुए। तो ये कहना मुश्किल है कि नहीं होगा। जितने लोगों से बातचीत हो रही है, जो लोग रिएक्ट, एक जो वोकल क्राउड हैं, जो पार्कों में मिल रहे हैं, चौराहों पर मिल रहे हैं, चाय की दुकानों पर मिल रहे हैं, तो मुझे प्रशांत के लिए ओवरवेलमिंग सपोर्ट दिख तो रहा है। अब बात यह है कि ही इज क्लोज, बट हाउ क्लोज इज द क्वेश्चन। सबसे बड़ा सब्जेक्ट प्रश्न ये है, क्योंकि बीजेपी एक खास मार्जिन से, एक 50,000 से ऊपर की मार्जिन से नितिन नवीन जीते थे। 95 से लेकर के अभी तक बीजेपी वो सीट हारी नहीं, बल्कि अच्छे मार्जिन से उस सीट को जीतती रही है। तो ये सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक जो चर्चा है, विमर्श में है, ये प्रशांत वर्सेस नीरज कुमार सिन्हा ही है, बीजेपी वर्सेस जनसुराज पार्टी ही है। आरजेडी जो 2 बार की बैक टू बैक रनर अप रही है, रेखा गुप्ता, उनकी चर्चा कम है। और कास्ट लाइन को थोड़ा सा मैं ब्लर होते हुए मुझे दिख रहा है। अब मैंने एक से पूछा कि बीजेपी अपने बूथ पर 70-7 लोगों को बिठा देती है, तो कहते हैं 7 लोगों को बिठाने से क्या होगा, वोट तो हम ही जाके देंगे ना। तो जो खुले, यहाँ तक कि आरएसएस के भी कुछ लोग मिले, बोला कि हम आरएसएस का घनघोर काडर है, लेकिन इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी की सेहत पर, कोई गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन पर नहीं पड़ेगा। प्रशांत एज विधायक के रूप में, एज वॉइस इन असेंबली के रूप में मच बेटर चॉइस दिख रहे हैं। और बीजेपी ने अपने एक एरोगेंस में किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो ये तिलस्म तोड़ना होगा। अब यही है कि गढ़ को तोड़ने में प्रशांत सफल होते हैं, लेकिन एज अगेंस्ट लास्ट इलेक्शन इस बार प्रशांत के लिए मैंने कोई एक निगेटिविटी नहीं देखी लोगों में। एक होता है ना निगेटिविटी, रादर पॉजिटिविटी देखी, मतलब कि काफी पॉजिटिविटी है, अच्छे कैंडिडेट हैं,
और वो जो कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से गले मिल रहे हैं, पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो एक पॉलिटिक्स का जो थिएट्रिक्स है वो भी उन्होंने, मुझे लगता है कि पूरी तरह से सीख लिया है। उसमें कुछ ऑर्गेनिक होगा, कुछ प्रिटेंडेड होगा, जो भी हो, सब कुछ चुनाव में सब कुछ चलता है। बेस लाइन ये है कि ही इज कनेक्टिंग वेरी वेल विद द क्राउड। तो मुझे लगता है बहुत ही एब्जॉर्बिंग एंड क्लोज कंटेस्ट है। कोई कॉल नहीं लूंगा कौन जीत रहा है, बट आई थिंक मैं वही दोहराऊंगा, प्रशांत इज क्लोज, बट हाउ क्लोज इज द क्वेश्चन। अच्छा, ये भी बताइएगा संतोष जी कि नितिन नवीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से खाली हुई सीट है, भाजपा के लिए एक तरह से नाक का भी सवाल है। इसको हारना ऑप्टिक्स में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अच्छा नहीं होगा, तो बीजेपी की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, इस सीट के चुनाव में नितिन नवीन को दिया गया। नितिन नवीन से ये दोनों लोग, चाहे अभिषेक बंटी हो या फिर नीरज कुमार सिन्हा हो, दोनों कनेक्टेड रहे हैं। इनके अभी के टाइम से नहीं, इनके फादर के टाइम से, नवीन किशोर सिन्हा के टाइम से ये दोनों कनेक्टेड रहे हैं। पहले बीजेपी की और नितिन नवीन की तरफ से भी माना जा सकता है कि एक गलती हुई कि उन्होंने स्क्रीनिंग नहीं किया। फॉर्डर स्कैम के एक केस में अगर कन्विक्टेड हैं आपके कैंडिडेट, आपको पता भी नहीं है और कैंडिडेट ने नहीं बताया है, और जब प्रशांत किशोर के पास कागज पहुंच जाता है तब आपको पता चलता है कि एम्बेरसमेंट होगा, तो आप कैंडिडेट को नॉमिनेशन के अगले दिन विड्रॉ कर देते हैं। और उसकी भरपाई में आप फिर भी एक रूकी कैंडिडेट, नया कैंडिडेट देते हैं, फिर भी कोई ऐसा सीजन कैंडिडेट नहीं देते हैं कि लगे हाँ उसकी एक स्टैंडिंग, उसकी जान पहचान हो, क्योंकि दैट पर्सन हैज टू बी नितिन नवीन मैन। ये तो कंफर्म था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो आदमी हैं वही होंगे, और एक कंप्लायंट पर्सन चाहिए उनको, एक प्लेस होल्डर टाइप का व्यक्ति चाहिए। तो उसमें वो शूट करते थे। अब वो उस चीज को बुनाते हैं कि एक देखिए कॉमन बूथ लेवल वर्कर को दिया है, तो वो उनका पक्ष है। और जहां तक ग्राउंड पर काम करने की बात है, ग्राउंड पर तो इतने लोगों को लगाया है, लगभग 30-40 लोगों को, 40 तो इनके स्टार प्रचारक हैं, 40-50 लोगों को लगा के रखा है। हर लेवल के लोग घूम रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। तो वो पेनिट्रेशन काफी लोगों को असाइनमेंट दिया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी उसको हल्के में ले रही है, भले ही पब्लिकली कहें कि अरे कुछ नहीं है, मार्जिन की बात है, ये बात नहीं है, लेकिन वो जितना ग्राउंड वर्क कर सकती हैं, क्योंकि सम्राट सिर्फ नितिन नवीन को मत बोलिए, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पहला इलेक्शन है, और प्रशांत किशोर इसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि रेफरेंडम हो। वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को कोई मैसेज भेजना है तो हरा के बताइए। सम्राट चौधरी चाहते हैं मुख्यमंत्री नहीं हो तो इनको हरा के बताइए। आपको एक बेटर कैंडिडेट चाहिए तो बताइए कि आप कोई पिलफरेज नहीं हो, कोई करप्शन नहीं हो एरिया में, तो उनको हरा के बताइए। तो ये उनका अपना एक पॉइंट है, बहुत ही एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट बीजेपी का कैंपेन है, मुझे एग्रेशन नहीं है, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, उस लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कि कनेक्ट करके क्राउड को कन्विंसिंगली बोले अपने कैंडिडेट के बारे में, अपने पार्टी के बारे में, वो चीज होता हुआ नहीं दिख रहा हूँ। ये कहना कि भाई मोदी जी का साथ दीजिए, पार्टी का साथ दीजिए, इतने लोग हमने साथ दिया है, मैं एक कॉमन बूथ लेवल वर्कर हूँ, उसको यहाँ ये सम्मान दिया, ये काफी लोगों के लिए नहीं लग रहा है। अब ये देखना है कि हर तबके के वोटर्स, सारे तो अर्बन नहीं है, उसमें भी थोड़े से अलग तबके के लोग हैं, गरीब लोग भी हैं। तो लेकिन मैं देख रहा हूं कि सोशल कंपोजिशन आरजेडी का भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, मुझे बीजेपी का भी टूटता नजर आ रहा है। अब बस वही है कि उस लाइन को क्रॉस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, केर की बैटल क्लोज लाइन पर जाके बीजेपी के पक्ष में रहेगी, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन पहली बार प्रशांत किशोर मुझे कंटेस्ट में अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, उनकी चर्चा हो रही है, हर जगह चर्चा प्रशांत किशोर की ही हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। भाई, बूमर्स से ओल्डीज से कब तक बात करेंगे? जेनजी प्रोटेस्ट की बात है तो दो जेनजीज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेसिका गोयल, आप हमारी रिपोर्टर हैं, मो के लिए काम करती हैं, प्रोटेस्ट में होकर के भी आई। और रिया अहीर, आप मॉडल हैं मुंबई में। वो तस्वीर जो वायरल हुई आपने देखी होगी, पुलिस वैन जिसमें डिटेनीज को बैठाया गया था, उस पर एक लड़की ऐसे हाथ लगा करके खड़ी हुई थी, और वो तस्वीर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बन गई है इस मुंबई में जो प्रोटेस्ट हुआ। रिया के पास पहले चलते हैं। रिया मुंबई में इस समय है, ये बताइए कि ये पहले से सोच कर रखा था, इमीडिएटली उस समय दिमाग में क्या था जब डिटेन कर लिया गया, उस वैन में लोगों को बैठा लिया गया? इमीडिएटली मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही था कि मुझे इन्हें जाने नहीं देना है,
कुछ ना कुछ तो करना ही है ताकि यहाँ रुक जाए। और मैं ज्यादा सोच भी नहीं सकती थी, अगर मैं इतना सोचती, अपने भावों विचारों को सुलझाने लगती अपने दिमाग में, तो ये होता ही नहीं, वो आगे निकल जाते और मैं पछतावे में रह जाती अपनी पूरी जिंदगी। पर एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? ये दिमाग में नहीं आया कि मैं अकेले खड़े हो जाऊंगी तो क्या होगा, और लोग भी होने चाहिए। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी अपने बारे में, ये मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है, कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हम साथ में तो है, बट इससे पहले हम काफी अकेला भी महसूस करते हैं अपने आप में, राइट? तो मैं भी करती थी, और मैं अकेले जाती थी बाहर, मैं पार्टीज में भी अकेले जाती थी। मैं तो, अगर आप ये बोलने में फनी लगता है या करने में फनी लगता है, बट हर कोई नहीं कर सकता ये। मुझे बहुत सारे लोग बोलते तुम अकेले क्यों जाती हो, मतलब आई यू मैड, डोंट यू फील, ऐसे आपको डर नहीं लगता है, हिचकिचाहट नहीं होती है? तो मे बी शायद से वो वहां अकेले जाना और यहाँ अकेले खड़े रहना मेरे लिए कुछ डिफरेंस नहीं था उसमें, क्योंकि जब मैंने ये किया मुझे नहीं लग रहा था कि ओ माय गॉड मैं कुछ काफी बड़ा कर रही हूँ। मेरे लिए बस एज अ इंसान, एज अ पर्सन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो सही लगा मैंने बस वही किया। और उसके बाद मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसके बाद मैं वापस जो असली आंदोलन करने आए थे हम वहां गए, और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ उनके बाल कटाने गई। सो मेरे लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं थी, ये मेरे लिए काफी ऑर्डिनरी था जो भी मैंने किया। तो उसमें एक स्वैग है, एक हुडी और उसके अंदर एक कैप, तो इसलिए दैट्स व्हाई मे बी वेंट वायरल। बट ये बताइए कि उस टाइम पुलिस वालों से क्या बात हो रही थी, मतलब हुई होगी ना जब आपने ब्लॉक किया? तो ये सब शुरू होने से पहले भी मैंने पुलिसकर्मी से बात की थी कि सर क्या आपके पास मेमो है इनको लेके जाने का? तो उन्होंने कहा कि ऐसे झुका लिया उन्होंने सर, मेरे से आंखें नहीं मिला पाए। तो इसका मतलब हम सब समझते हैं जब कोई गलत होता है और उन्हें ये एहसास होता है कि वो गलत है, तो वो हमसे आंखें झुकाते हैं, नहीं मिलाते हैं। तो फिर मैं समझ गई थी कि मेरा जवाब मिल गया था मुझे, और उसके बाद मैंने उनसे अच्छे से पोलाइटली रिस्पेक्टफुली कहा कि सर मैं जानती हूँ आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट आप अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबली नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने बोला मैडम हम आगे जाके छोड़ देंगे, मैडम हम आगे जाके छोड़ देंगे, आप करिए ना, आप जो करना है करिए, हम आगे जाके छोड़ देंगे। तो मैंने बोला आप आगे जाके छोड़ने वाले तो आप यही छोड़ दीजिए ना। तो फिर वो नहीं माने, एंड मेरे दिमाग में बस यही था कि एक लड़की का मैंने हाथ पकड़ा, मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की कि यू डोंट डिजर्व टू बी हियर, you're supposed to be there, what you are here for। तो मैंने उन्हें निकालने की कोशिश की, तो उसने लाल जैकेट पहना है, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो उस लड़की को मैंने निकालने की कोशिश की। पुलिस ने मुझे रोका कि नहीं आगे छोड़ देंगे, आप चलिए जाइए। तो मैं चलने लगी और वैन भी चलने लगी। तो वैन के साथ साथ मैंने रियलाइज किया कि मैं ज्यादा देर कीप अप नहीं कर पाऊंगी। तो जो पहली चीज आई कि मुझे कैसे भी रोकना ही है इन्हें, बिकॉज एज अ सिटीजन अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगी। हम अपने राइट के लिए तो वहां हैं, बट एज अ राइट हमारी जिम्मेदारियां भी होती हैं एक दूसरे के प्रति। मैं बस वही निभा रही थी, और मैंने बोला रोकना है तो अब रोकूंगी। तो मैं आगे, कोई और चारा नहीं था मेरे पास, मुझे जंप करना ही पड़ा, एंड आई स्टॉप देम। ये मुंबई से हमारे साथ रिया एक सवाल और है मेरा, बट उसके पहले क्विकली मैं जेसिका के पास जा रहा हूँ। जेसिका, आप दिल्ली का प्रोटेस्ट देख करके आई, वहां से कवर कर रही हैं। मैंने एक देखा था मुंह पर वीडियो की टेल मी दैट इट इज अ जेनजी प्रोटेस्ट विदाउट टेलिंग मी दैट इट इज अ जेनजी प्रोटेस्ट। क्या अतरंगी दिखा? मतलब मुझे मालूम नहीं कि जेनजी जनरेशन का इसके पहले छोटे स्तर पर भी कोई प्रदर्शन हुआ है इस स्तर पर दिल्ली में या नहीं, पर ये हमारे लिए, हमने अन्ना मूवमेंट देखा है हमारी मेमोरी में, और उसके बाद हम एक प्रोटेस्ट देख रहे हैं, दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। पर ये जब जेनजी रिपोर्टर जाता है ग्राउंड पे तो उसको यूनिक दिखता है क्या कुछ, या वैसे लगता है कि हम तो जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कमोबेश वही चीजें यहाँ पर हैं, कुछ भी अनयूजुअल नहीं है? नहीं, जेनजी बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही सटारिकल जनरेशन है, मैं कहना चाहूंगी। आज ही मैं वापस आ रही हूँ जंतर मंतर से, आज ही मैंने देखा एक बंदा वहां पे अपने हाथ पे हैंड स्टैंड करके चल रहा था। क्यों चल रहा था नहीं पता, बस वो चल रहा था और सब बाकी लोग उसको चीयर कर रहे थे। तो उसके अराउंड क्राउड इकट्ठा हो गया था, लोग उसको देख रहे थे, उसको चीयर कर रहे थे। बहुत सारे पोस्टर्स हैं जो वहां पे लोग लेके आ रहे हैं, बहुत ही इनोवेटिव पोस्टर्स, बहुत ही मीम्स वाले पोस्टर्स वहां पे लोग लेके आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का फोटो है, उसके नीचे पैड लगा दिया है या फिर डाइपर लगा दिया है और बोल रहे हैं कि माई पैड कैन स्टॉप अ लीक बेटर दैन धर्मेंद्र प्रधान कैन। तो ऐसे तरह के बहुत सारे मीम्स है। एरर 404 नॉट फाउंड, अकाउंटेबिलिटी नॉट फाउंड,
और बहुत तरह के मीम्स और पोस्टर्स और ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स है जो वहाँ पे मोदी के लिए या फिर धर्मेंद्र प्रधान के लिए वहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। बहुत क्रिएटिव लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। लोग उसी समय एआई से मीम बनाते हैं और ब्लिंकिट से दे देते हैं प्रिंट के लिए, और प्रिंट डिलीवर हो जाते हैं और लेकर के खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये मैंने भी देखा आज मैंने भी देखा ये वाला रील की लोग ऐसा कर रहे हैं, वहां पे ब्लिंकिट से डिलीवरीज कर रहे हैं। पर जो जनपथ और पार्लियामेंट स्ट्रीट वाला जो एल शेप में बेसिकली जंतर मंतर के बाहर वाली जो दोनों सड़कें हैं, जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहां पर कुछ ऐसे मीम्स लेकर के भी लोग खड़े हुए हैं जो इनअप्रोप्रिएट हैं, ऑब्सीन कहे जा सकते हैं। सो मैंने एक आदमी से पूछा, एक लड़के से पूछा कि इस लैंग्वेज में बोलना क्यों जरूरी है। उसने कहा कि हमारी जनरेशन इसी लैंग्वेज में बात करती है, बट ओवरऑल क्या ये मूवमेंट को के लिए एक वीक पॉइंट नहीं है, मतलब इसको डिस्क्रेडिट करने का एक साधन उपलब्ध करा सकता है। करेक्ट। एक्चुअली वहां पे ऐसे काफी स्लोगन्स भी है जो रेज हो रहे हैं, जो काफी लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि काफी अब्यूजिंग लैंग्वेज है उसमें। यूजुअली उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला है कि हमें सिर्फ 3 ही स्लोगन्स यूज करने हैं, भारत माता की जय, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, और तीसरा ऐसा ही कुछ है, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बट उससे बढ़कर लोग काफी सारे और भी स्लोगनरिंग कर रहे हैं वहां पे, काफी कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज भी हो रहा है। कुछ लोग वहां पे, मुझे लग रहा है कि अब काफी लोग ऐसे जुड़ गए हैं जो वहां पे सिर्फ एक फन एलिमेंट के लिए भी कर रहे हैं। अब शायद से उन लोगों को लग रहा होगा कि इससे कंटेंट निकल रहा है। डिस्क्रेडिट तो मूवमेंट को नहीं हो रहा है, बिकॉज काफी लोग अभी भी जुड़ रहे हैं उससे। आई थिंक सिर्फ कुछ ग्रुप्स की वजह से, ऐसे नारे लगाने की वजह से हम पूरे मूवमेंट को जज नहीं कर सकते, बट हाँ, ऐसा प्रेजेंस है वहां पे लोगों का जो ऐसे नारेबाजी कर रहे हैं। इनफैक्ट क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि ये मूवमेंट बहुत बड़ा भी होता जा रहा है। जितने दिन ये लोग वहां पे बैठे रहेंगे, वहां पे उतने दिन और भी कई प्रकार के लोग इसमें जुड़ते रहेंगे। आज भी जैसे मैंने देखा कि काफी ऐसे लोग आए जो यहाँ पे अभी तक नहीं आए थे, और वो लोग चाहते हैं कि आप मेरी वीडियो बनाओ। आप अगर उनको दिखाई दे रहा है कि मैं कहीं पे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो मुझे आके बोल रहे हैं कि आप मेरी इंटरव्यू करो, आप मेरी वीडियो बनाओ, मुझे वायरल होना है। तो ऐसे भी लोग वहां पे आ रहे हैं इसी इंटेंशन से कि मुझे वायरल होना है, मेरा कंटेंट बनाओ। तो इस तरह से काफी लोग उधर जुड़ रहे हैं अभी। तो रिया, एक बात है कि हम ये बातचीत से पहले अभी हम बहुत सारे और जर्नलिस्ट से भी बात कर रहे थे, वो सब मुझसे भी उम्र में बड़े हैं, मैं तो मिलेनियल हूँ, उनमें से भी अधिकांश लोग मिलेनियल ही हैं। एक जनरेशनल डिवाइड भी है इसको लेकर के। मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें लोगों ने, किसी ने ये लिखा था कि मिलेनियल जनरेशन उन 2 जनरेशन्स के बीच में फंस गई है, जिसमें से एक तो व्हाट्सएप पे आने वाली हर एक बात पे यकीन कर लेती है और दूसरी इंस्टाग्राम पे आने वाली हर एक बात पर। तो कुछ लोगों ने ये कहा जेन जी का आईक्यू अच्छा नहीं है, ये लोग सिर्फ हंसी मजाक कर सकते हैं। जब सैटारिकल मूवमेंट के तौर पर सीजेपी इंस्टाग्राम पेज बना, तब ये कहा गया साहब कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही सीमित रहेंगे, ये सड़कों पर आकर के मेहनत नहीं कर सकते, पसीना नहीं बहा सकते, ये उस तरह के लोग हैं। सो आप इन सारे चीजों पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? जेन जी कितना अवेयर है सोशियो पॉलिटिकल नजरिए से, समाज, दुनिया, देश दुनिया में क्या हो रहा है, अखबार पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? वो अखबार का तो पता नहीं, क्योंकि कोविड के वक्त से जब हमने देखा है हमेशा नेगेटिव न्यूज ही आती है। कोई ये नहीं बोलता है ये अच्छा हो गया या वो अच्छा हो गया, या तो गवर्नमेंट की तारीफ है या तो जनता की बुराई है। तो न्यूज़पेपर तो मैं नहीं पढ़ती। मेरे पापा मम्मी अभी लेकर आए हैं क्योंकि फ्रंट पेज पे मैं हूँ बट मैंने वो भी अभी भी पढ़ा नहीं है। बट मैं आपको, आपके जो सवाल है उसी में उसका जवाब था कि कॉकरोच जनता पार्टी जब शुरू हुआ था तो बहुत ही सटायरिकल, बहुत ही ह्यूमर से रिलेटेड था, और जो ऐसा अब बदलाव आया है, एक वेव आई है एंटायरली, जिसने पूरी दुनिया को, ना सिर्फ हमारी नेशन को बट पूरी दुनिया को, दे स्वेप्ट देम ऑफ। तो यही कल पे आपने देखा, मुझे काफी लोग बोल रहे हैं तुम तो ऐसे पोज कर रही हो, तुम तो खड़ी हो, तुम तो रील्स बना रही हो, है ना, और मतलब कैसे कपड़े पहने हैं तुमने। तो बहुत बुरी तरीके से भी लोग बोल रहे हैं। वो मेरी वाणी नहीं है इसलिए मैं उसे यहाँ रिपीट नहीं करूंगी, बट देखिए वो पोज नहीं है, मेरे घुटने में दर्द है मैं जिम्नास्टिक्स कर रही थी और मैं गिर गई थी तो मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, बट मैं फिर भी अड़ी रही। तो अगर लोगों को लगता है कि वो एक पोज है, इसका मतलब आई एम अ ग्रेट मॉडल। तो जेन जी जो है,
काफी आपने लेजी, सब लोग बोलते हैं सेंसिटिव है, लेजी है, वीक है एंड स्टबर्न है। अगर मैं सेंसिटिव नहीं होती तो मैं वहां नहीं होती और ये चीज नहीं होती। ये स्टूडेंट्स के साथ पता नहीं क्या होता, FIR होते, डिटेन हो जाते या अरेस्ट होता, कोई हमें नहीं पता है क्या होता। सो आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द जनरेशन जिसे ये सब कहा जाता है। और ये सब हम उन्हें प्रूव करने के लिए नहीं कर रहे हैं, जस्ट बाय द वे, ये सब हम अपने हकों के लिए कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स, जहां से ये सब शुरू हुआ है, जो नीट के छात्र छात्राएं हैं जिनके साथ बुरा हुआ है, जब वो भर्ती अंदर जा रहे थे तब से लेकर जैसे उनके साथ चेकिंग हुई है, उस लड़कियों के पैड तक चेक किए गए हैं। मतलब इससे शर्मसार और क्या हो सकता है? आप वो सब कर सकते हो लेकिन आप अपने पेपर लीक्स प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। दैट्स शेमफुल। सो जेनजीन अभी तो नैरेटिव बदल ही रहा है लोगों का, बट अभी देखते हैं कब तक चलता है। वो अपने विचारों को बदलते हैं या फिर फ्लिप करते हैं, पता नहीं, बट हम अड़े रहेंगे। हम जेनजी जिद्दी हैं। घर वालों का रिएक्शन क्या है इस तस्वीर पर? ओ दे लव इट। मैं डर रही हूँ, पिछले 2 रातों से मैं सो नहीं पाई हूँ, बिकॉज डर का भी एक एलिमेंट होता है इस चीज में। लोगों के साथ जो हो रहा है, छात्रों के साथ जो हो रहा है, हाउस अरेस्ट हो रहे हैं, FIRs अभी भी क्वॉश नहीं हुई है, और रिपोर्टर्स के साथ भी जो भी हो रहा है हम सबको पता है, मुझे यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। तो डर का एक माहौल मुझ में है कि मेरे परिवार को क्या होगा। मुझे अपनी परवाह इतनी है नहीं, बिकॉज मैं संभाल लूंगी जो भी आ रहा है। वैसे मेरे पेरेंट्स को भी पता है मैं संभाल लूंगी, बट वो बहुत सपोर्टिव है। जब मैंने आज सुबह उठ के बोला, मैं 7:30 बजे उठ गई, मैं 5 बजे सोई थी, मैं 7:30 बजे उठ के मैंने बोला पापा प्लीज आप देख लेना, सिक्योरिटी को बोल देना कि मतलब वो एकदम ID वाईडी जो इंटरव्यू लेने आ रहे हैं उनका अच्छे से चेक करे, और अगर कोई आए तो हमें बताए। तो पापा बोलते अरे तू टेंशन मत ले, हम कर लेंगे। अरे तू टेंशन मत ले बेटा, मैं हूं ना। So they're very supportive, and I'm blessed to have experienced all this in just a couple of hours, we can say. जैसे कि ये जो एक जनरेशनल डिस्कनेक्ट है, ये तो बहुत लकी है, मतलब रिया, कि इनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। हर किसी के साथ नहीं। हमने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे माता पिता की असहमति के बावजूद वहां पर बच्चे गए हैं प्रोटेस्ट करने। अगर कोई ये कहे, ये सवाल उठाए, जैसे इस मूवमेंट जेनजी के जरिए हम इस मूवमेंट को समझ रहे हैं, बट इस मूवमेंट के जरिए जेनजीज को भी समझ रहे हैं कि वो लोग कौन हैं, क्योंकि अभी तक इंस्टाग्राम पर उन्होंने जो अपने आप को एक्सप्रेस किया है, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है, वहां पर देख रहे हैं कि ये जेनजी कितना स्टबर्न है, या कि इसकी लैंग्वेज क्या है, ये कौन से नारों में यकीन रखता है, किन चीजों पर अवेयर है। मार और मौज दोनों को पैरेलल लेकर के चल सकता है। तो अब कोई ये सवाल उठाता है कि ये जेनजी का IQ कम है, या ये पढ़ता लिखता नहीं है, या अवेयर नहीं है, या इसको हम कैसे समझें? आपको एक मिलेनियल को समझाना है, फर्ज करें मुझे ही समझाना है, सो आप कैसे समझाएंगी? इस मूवमेंट के बाद जेनजी की कोई परिभाषा और बेहतर, समृद्ध, रिच हो गई है क्या? अगर इससे ज्यादा अगर हमें कुछ और करना या बोलना पड़े, इसका मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर हमें इससे ज्यादा समझाना पड़े तो सामने वाले में समझ नहीं है। जी हाँ, जेसिका। मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्शन बनाया हुआ था जेनजी के अराउंड कि ये लोग तो ऐसे ही है, इनको कुछ नहीं पता है, बट उन्होंने वो बहुत अच्छे से शैटर कर दिए। काफी सारे जो टर्म्स थे अब वो उन्होंने ही एक्सेप्ट कर लिए, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी भी, उनका लेजी, अनएम्प्लॉयड, ये सारे जो टर्म्स है उन्होंने अपने ऊपर लेके उसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड उसको अब वो दिखा रहे हैं कि हम लेजी हो सकते हैं और हम अब जंतर मंतर पे ही लेजी होते रहेंगे, वहीं पे हम पड़े रहेंगे। आप हमें हटाना है तो हटा लो, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करोगे हम लोग वहीं पे रहेंगे। तो इस जनरेशन को अगर समझना है तो जैसे काफी लोग अब इस प्रोटेस्ट में फोमो की वजह से भी आ रहे हैं। अभी कल वीकेंड शुरू होने वाला है, कॉर्पोरेट मजदूर जो है काफी सारे इंस्टाग्राम पे आके बोल रहे हैं कि हम लोग कॉर्पोरेट मजदूर जो है अब इस प्रोटेस्ट को हम ज्वाइन करेंगे, इतने टाइम से हम लोग देख नहीं पा रहे, अब हम लोग आएंगे। तो बहुत सारी वर्किंग पॉपुलेशन भी अब हमें वीकेंड्स पे, जो कि एक ट्रेंड भी रहा है इस प्रोटेस्ट पे कि वीकेंड्स पे काफी लोग जुड़ जाते हैं जंतर मंतर पे, वो हमें फिर से कल भी देखने को मिलेगा। तो इनका अपना ही लैंग्वेज है, इनका अपना ही तरीका है, बट मुझे लगता है ये एक जनरेशन है जो पहले की जनरेशन की तरह नहीं है, कि एक जो चलता है एटीट्यूड जो अब तक हम लोग देख रहे थे कि प्रिवेल हो रहा था कि ऐसा ही होता है हमारी कंट्री में, कुछ चेंज नहीं हो सकता है, चलता है, इतने टाइम से चलते ही आ रहा है, ये जनरेशन उसको क्वेश्चन करना चाहती है और उसको वो फेड अप हो चुकी है उससे।
हम लोग जब पॉलिटिक्स में भी इसकी बात करते हैं तो बहुत सारे हम लोग जब अपने एल्डर्स से बात करते हैं तो वो हमेशा कंपैरिजन बना लेते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे ऐसा नहीं, सेम ही था उनके टाइम पे भी। बट इस जनरेशन ने कभी देखा ही नहीं है कांग्रेस का टाइम। बहुत सारे जो अभी भी बच्चे आते हैं वहां पे, वो लोग भी यही बोलते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, मुझे रिकॉर्ड मत करो, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। तो ये वाला जो जनरेशन है उसने वो दौर देखा ही नहीं है। उनके लिए यही गवर्नमेंट है, जो भी है इसी टाइम पे चल रहा है। बट दे डोंट, मतलब उनको नहीं रहना है इस तरह से कि हम लोग अगर हवा खराब है तो एयर प्योरीफायर खरीद ले, अगर हमारा गाड़ी में एथेनॉल वही मिल रहा है तो हम उसको क्वेश्चन ना करें, हम वही डालते रहे। तो ये वाली सारी जो चीजें मुझे लगता है वो चलता है एटीट्यूड से बिल्कुल ही हटके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर वो उन पे कुछ भी डार्क ह्यूमर या कॉमेडी और सैटारिकल तो बहुत है ही है, अगर उनको ये सब टर्म्स भी ले रहे तो उसको वो एक्सेप्ट करके उसी को अपना रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि आपने ये तो प्लान किया था, ये तो स्क्रिप्ट किया था, ये तो पैसे के लिए है, ये तो फेम के लिए है। मेरे अकाउंटेंट से पूछिए, मैंने उनको अपना टैक्स अर्निंग भेजा है टैक्सिंग फाइल करने के लिए। मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि मेरे अकाउंट में कुछ है नहीं, तो एक पैसा भी मुझे इस चीजों से इस कुछ मिला है नहीं। एंड सेकंड, अगर मुझे ये फेम के लिए करना था तो मैं कुछ भी पोस्ट कर सकती थी इन 2 दिन, बट 2 दिन में शांति अपनी आवाज जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करने की कोशिश कर रही थी। सो प्लीज स्टॉप, अगर आपको अपनी आवाज यूज करनी है तो अच्छी चीज के लिए करें। जी, जैसे कि ये कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए भी काम करते हैं जो मोस्टली जेनजी को ही केटर करता है, और आप ये प्रोटेस्ट भी आपने देखा, आप उसी एज ग्रुप से भी हैं। पर एक नोशन ये भी है कि जेनजी जो है ना बड़े शहरों में ही बसता है, या बड़े शहरों के जेनजी के जो मुद्दे हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है, वो गांवों के, कस्बों के, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, पूर्वांचल, बिहार, ओडिशा के उसी एज ग्रुप के लोगों के साथ वो कनेक्ट नहीं होता है। एग्जाम पेपर लीक होता होगा क्योंकि वो सब लोग भरते हैं, बट हैं कई मुद्दे जो एक ही सूत्र में सबको पिरोते हैं। क्या जो दिल्ली और मुंबई का जेनजी सोचता है, कोई कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो गोरखपुर के जेनजी से भी वो रिलेट करेंगे, वो नासिक के जेनजी से भी रिलेट करेंगे, और छोटे शहरों के जेनजी से भी रिलेट करेंगे। तो हम पहले तो अगर जेनजी सबको देखे तो हमने बिहार का प्रोटेस्ट देखा, वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां पे भी काफी ह्यूमरस वे में ही उन्होंने इस प्रोटेस्ट को ट्विस्ट कर दिया। व्यवस्था नहीं है सर। हाँ, वो लोग खुद ही बैरिकेड उठा के चले गए, टग ऑफ वॉर कर रहे थे रस्सी के साथ। तो ह्यूमर तो एक जनरली अक्रॉस है इस जनरेशन में। और मुझे लगता है कि इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारे नैरेटिव्स, आप बहुत सारी आइडियोलॉजीज को कट अक्रॉस करके आप एक अपना बात रख सकते हो। क्योंकि अभी हम लोग जब इंस्टाग्राम पे भी कोई कंटेंट देखते हैं तो उसमें आप ये नहीं देखते हो कि ये बंदा कहाँ से है, क्या ये छत्तीसगढ़ से कंटेंट बना रहा है या फिर ये दिल्ली से बना रहा है या मुंबई से बना रहा है। हो सकता है किसी लेवल पे आप कनेक्ट करते हो क्योंकि वो किसी एक शहर से है, बट अगर आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करते हो, आपको इतना मैटर नहीं करता है कि वो किस जगह से बिलोंग करता है, एज लॉन्ग एज वो जो बात रख रहे हैं वो आपको सही लगे। बहुत सारे ऐसे पोएट्स हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे क्रिएटर्स हैं जो अब साड़ी पहन के इंग्लिश में बात करते हैं या नहीं करते हैं, और वो लोग भी काफी पॉपुलर हो जाते हैं। लाइफ ऑफ पुजारिनी और ऐसे कितने सारे लोग अब निकल चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक कनेक्ट नहीं है जेनजी में। हाँ, हो सकता है कि उनका जो सराउंडिंग्स है उसकी वजह से उनका जो पर्सपेक्टिव है वो काफी इन्फ्लुएंस होता होगा, कि उनकी जो सोच है और उनकी जो मांगे है वो काफी चेंज होती होगी। जैसे अगर माइग्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में ज्यादा है, बट अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो आई थिंक दिल्ली में भी उतना ही है, मुंबई में भी उतना ही है। और अगर हम ऐसे और भी काफी एग्जाम लीक्स की बात करें तो एग्जाम लीक्स या फिर जो सीबीएसई में हमने एनटीए का इशू देखा, वो भी सारे ही जेनजीज के लिए सेम ही था। तो ये वाले जो सारे मुद्दे हैं वो सबके लिए, इस एज ग्रुप के लिए सेम ही है। और कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पार्टी इन लोगों के लिए कुछ बात नहीं कर रही है। वो लोग हमेशा अपने वोट बैंक को देख के बात करती है जहां भी बात करती है, और शायद एक यंग जनरेशन जो है वो उसमें काफी तरह से मिस आउट हो जाता है। अभी हम लोग देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट को बोला है कि आप सब लोग अब इंस्टाग्राम रील्स बनाइए इंस्टाग्राम पे और अपने वीडियोस डालिए, बट वो भी एक वन वे मैसेजिंग की तरह ही उसको अभी तक सोच रहे हैं कि हम लोग अभी तक यूट्यूब पे डाल रहे थे वीडियोस, अब हम लोग इंस्टाग्राम पे बनाएंगे। बट इंस्टाग्राम, आपका मीडियम चेंज करने से क्या आपका मैसेजिंग चेंज हो जाता है? मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर आप सिर्फ अपना मीडियम चेंज कर देंगे तो उससे आप आउटरीच ज्यादा हो जाएगा आपका यूथ का, क्योंकि रील्स तो आप अभी भी डालते हैं इंस्टाग्राम पे। बट हाँ, इन जनरल जो आपका सवाल आपने पूछा कि क्या जेनजी के मुद्दे सेम है, कहीं ना कहीं वो हर जगह पे अभी भी सेम ही है, क्योंकि उनके इश्यूज को तो कोई रेज कर ही नहीं रहा है।
तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस आंदोलन को जो असली ईंधन मिला वो किसी राजनीतिक दल से नहीं मिला, दिल्ली पुलिस की लाठियों से मिला। हर उठती हुई लाठी कैमरा पर रिकॉर्ड हुई, मोबाइल कैमरा पर। हर थप्पड़ की रील बनी, हर घायल चेहरा एक नया पोस्टर बना। किसी बच्चे को खींचा गया, किसी लड़की को धकेला गया, किसी को लाठियों से पीटा गया। इन लोगों के पास एक जैसी टोपी भी नहीं है, एक जैसे झंडे भी नहीं है। मैं भी गया था, प्रोटेस्ट देख करके आया। ना कोई स्थायी मंच है, ना कोई सर्वमान्य नेता है। कोई संविधान पढ़ रहा है, कोई मीम बना रहा है और कोई पुलिस की कार्रवाई को लाइव दिखा रहा है। ये देश का पहला जेनजी प्रोटेस्ट है। नेता नगरी में आज इतना ही। कुलदीप मिश्र के साथ रहे आप। नमस्कार।